वालेकुम जी, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। हफ्ते का स्टार्ट है इसलिए थोड़ा सा अपलिफ्ट करें अपने आप को। किसी का भी दिल नहीं करता मंडे को उठने को और मंडे को काम करने को, लेकिन ये अगर मंडे जैसी नेमत हमारे पास मौजूद ना हो तो सैटरडे संडे का भी हमें मज़ा नहीं आएगा। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हलीमा, आज बात कर लेते हैं थोड़ी से बचपन के दिन की। क्या ख्याल है? अगर आज बात कर लीजिए बचपन के दिन की तो मुझे आज भी वो वक्त याद है जब कॉपियों पे हम वो खाकी कवर चढ़ाते थे। वो खाकी कागज वाला कवर चढ़ाते थे। हाँ। वो लिक्विड वाली गूंद होती थी। स्कूल जाने से दो फला हुमायूं, आपने क्या बात याद करा दी है। दो एक दिन पहले हमें याद आता था कि हमने ये काम भी करना है। फिर पहले खाकी कवर चढ़ाते थे और फिर उसके ऊपर स्टिकर लगता था, इसमें नाम लिखा होता था। हाँ, और उसके ऊपर फिर एक और प्लास्टिक कवर चढ़ाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि खाकी कवर चढ़ाने के बाद वो नाम वाला स्टिकर लगाने से पहले ही प्लास्टिक कवर चढ़ाते तो फिर कहते ओ गॉड, वो तो और फिर दोबारा उसको उतारते थे क्योंकि और जाहिर कोई चारा होता नहीं था। प्लास्टिक कवर हमेशा स्टेपल से लगाते थे, है ना? वो स्टेपल से क्योंकि वो ग्लू से नहीं लगता था। हाँ, अच्छा, आपने कभी मुझे अभी तक याद है कि जो नई नई किताबें आती थी ना तो आपको लगता था कि इस बार आपने बहुत अच्छा पढ़ना है। वो खुशबू नई किताबों की इतनी अच्छी होती थी। अगर आप किसी भी पुरानी कॉपी, अगर हम बचपन जितने भी लोग आप हमारी पुरानी कॉपी खोलें, पहला सफ़ा आपको खाली मिलेगा, उस पर नाम लिखा होगा पहले सफ़े, और उसके दूसरी तरफ भी कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्यों। हाँ। उसके पीछे कुछ नहीं होगा। अगले सफ़े में आपको इतनी नीट हैंड राइटिंग, इतना मार्कर के साथ होगा जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। मार्जिन लाइन, पहले सफ़े पे मार्जिन लाइन भी अलग से होगी, मार्कर से लिखा होगा। हाँ। मैं तो इवन ये कि पहले दिन होता था ना तो मैं पहले लिखती थी क्वेश्चन नंबर 1, नीचे क्वेश्चन किसी और मार्कर से। Q1 नहीं होता था, वो क्वेश्चन नंबर 1 होता था। फिर क्वेश्चन किसी और मार्कर से, फिर आंसर, और फिर वो किसी और मार्कर से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे जाते रहते थे तो आपका टूटा हुआ हाथ जो है वो आना शुरू हो जाता था। तो फिर इतनी गंदी कॉपी फिर आपके मेरा तो हुमायूं पेपर भी ऐसे ही होता था। जब मैं पेपर शुरू करती थी तो मैं बहुत इसी तरह से बहुत अच्छी राइटिंग करना शुरू करती हूँ। और जब इन्विजिलेटर कहता है ना 20 मिनट चले जी 30 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं ऐसे लिखना शुरू कर देती हूँ क्योंकि अब फिर टाइम इतना नहीं रह गया होता कि आप फूल बूटे बनाएं। अच्छा, किताबों की खुशबू भी है। जब नई किताबें आती होती थी उसकी खुशबू, और तब के टाइम पे मुझे पक्का पता है क्योंकि अब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ए और इंग्लिश बी अब नहीं होती, तब इंग्लिश ए होती थी, इंग्लिश बी, उर्दू ए, उर्दू बी होती थी। और फिर आप जो है ना वो उसको, और मुझे अभी तक याद है कि पहले जो किताबें होती थी ना, आप सबसे पहले उर्दू किताब निकालते थे और उसको पढ़ते थे। और मेरी अम्मी कहती थी एक ऑर्डर वाइज आपने रखी होती थी बुक्स बैग में भी ना। और मैंने तो कुछ इस तरह से लिखी, डायरी सबसे आगे होती थी। क्योंकि छोटी होती थी और सबसे आगे होती थी। और मैंने तो कुछ इस तरह की फर्स्ट पीरियड इस चीज़ का है, पहली किताब इस चीज़ की है और साथ कॉपी है, फिर सेकंड पीरियड इस चीज़ का है। तो मैं बड़ी उस टाइप से ना सिस्टमेटिक। मैं आपको पीछे ले जाऊँ वापस, आप शायद उस टाइम पे नहीं थी, मेरे बड़ी अम्मा से सुना है जो खाकी कवर होता था ना उसको आटे से जोड़ा जाता था। ओहो, हाँ, उसको आटे से जोड़ा जाता था और आटे से जोड़ के वो कवर जो है वो लगाया जाता था कि अच्छा, उस वक्त लेकिन ये वाली जो बातें हैं ना, ये अगर हम करना शुरू हो गए तो ये फिर बहुत आगे खत्म नहीं। अच्छा, आखिरी बात, वो याद है रेड वाला वो पेपर वाला जो एक कॉपी होती थी, वो सस्ती कॉपी होती थी जिसका वो पिंकिश सा पेपर होता था, वो बहुत गंदा सा, जिसमें दाने से होते थे, जिसमें जब आप लिखते थे तो लिखाई भी सही तरह, अगर पेंसिल से लिख रहे हैं तो नजर नहीं आती थी। दैट इज ट्रू। चले जनाब, अगली खबर की तरफ चलते। उसी दौर में जाएंगे, वो इंसान जिससे बचपन में बहुत सारी मुश्किलात देखी, लेकिन आज वो बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार हो गया। नंबर 1 ओडीआई पे है वो। ओडीआई अगर देखा जाए तो अगर ओडीआई जो फॉर्मेट है उसमें नंबर 1 बल्लेबाज है। T20 में बाबर आजम का तीसरा नंबर है। ये ऑल फॉर्मेट की कैप्टन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी फॉर्मेट्स हैं जिसमें T20 भी है, ओडीआई भी है, टेस्ट भी है, उसमें बाबर आजम कप्तानी करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और ना कि सिर्फ ये, आपको ये भी बताता चलूं कि बाबर आजम ने 862 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। पहले ये छठे नंबर पर थे। ऑल फॉर्मेट्स का एक स्केड्यूल है, एक रैंकिंग है जिसमें बाबर आजम अगर तीनों फॉर्मेट में पहले बल्लेबाज है जो तीसरे नंबर पर आ गए। पहले छठे नंबर पे थे और उन्होंने जंप करते हुए 862 नंबर पर आ गए। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं और पहले नंबर पे न्यूजीलैंड के केन जो है, केन विलियमसन, वो बॉलर है, वो है पहले नंबर पे। उनका है स्कोर 874, 874। और उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जिनका स्कोर है तकरीबन
871-72 उनका स्कोर है और बाबर आजम का 862 जो है वो स्कोर है और वो तीसरे नंबर पर जो है विराजमान है। आपको ये भी बताना चलूं कि अभी टेस्ट सीरीज जारी है श्रीलंका में गेल इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले हैं। 2 टेस्ट सीरीज होंगी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो बाबर आजम नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। तो बाबर आजम को ऑल द बेस्ट कहेंगे और यकीनन बाबर आजम जिस क्रिकेट की दुनिया से बाबर आजम का ताल्लुक है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। विराट कोहली वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन, लेकिन उसको भी एक अजीब सी एक हौलनाक सी टक्कर देने लगे बाबर आजम और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में विराट कोहली ने भी ये एग्री किया है, इस पे इत्तेफाक किया है कि बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और उनके साथ खेलने में मज़ा भी बहुत आता है, दोबाला हो जाता है। बिल्कुल जी, बाबर आजम का जो डंका है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आगे आगे आने वाले मैचेस में भी जितने भी लोगों के साथ, जितने भी प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे तो पता लगेगा कि बाबर आजम वाकई ही कितने अच्छे ना सिर्फ खिलाड़ी हैं बल्कि अच्छे कप्तान भी हैं। अगली खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सिटीजन्स के हवाले से पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं जो बहुत अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान को अपनी अचीवमेंट्स के ज़रिए प्राउड बनाते रहते हैं और इसी तरह की एक शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जी। हारिस बुखारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। किंग चार्ल्स ने अपने एक ख़ास ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसे नेशनल सिटीजन सर्विसेज ट्रस्ट कहा जाता है। NCST के नाम से ये ट्रस्ट जो है वो जाना जाता है। वहाँ पे नेशनल सिटीजन सर्विस ट्रस्ट नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि सिटीजन्स को सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है किंग चार्ल्स की तरफ से। और उसका जो है वो इनको चेयरिंग जो पोजीशन है वो हारिस बुखारी को दे दी गई है। उनका ये कहना है कि ये बहुत अरसे से वॉलंटियरली काम कर रहे हैं अपने काम के साथ, बिजनेसमैन है वैसे, लेकिन अपने काम के साथ साथ वॉलंटियरली ये वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की यंग जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो अब उन्हें एक ओहदे से नवाज दिया गया है ताकि वो उस ओहदे की मदद हासिल करते हुए अपने काम को और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। काम जी क्या है उनका कि जो यंग वहाँ पे यूथ मौजूद है, अगर उसे किसी भी तरह की फैसिलिटी चाहिए, कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए हो या फिर अपना कोई बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए हो, किसी भी किस्म की अगर किसी यंग इंसान को सर्विसेज चाहिए तो ये ट्रस्ट जो है उसे वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा और कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर सकता है अगर किसी को ज़रूरत हो। तो एक तो ये ट्रस्ट जो है बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ के यंग लोगों के लिए, और दूसरा ये कि हारिस बुखारी को हमारी तरफ से, हम और की नेटवर्क की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब इंसान वॉलंटियरली काम करता है तो यकीनी तौर पे आपका जब काम एक्सेप्शनल होता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो आपको एक ऐसी चेयर भी दे देते हैं जिससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। जी बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ आपके शोल्डर पे रखी जाती है तो यकीनन आपको अपने अंदर की जो एक्सपर्टीज़ है वो दिखाने का मौका मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ढकी छुपी होती हैं आपके अंदर, आपको नहीं पता होता, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है तो वो उभर कर सामने आती है। जैसे कि हमारी एक देसी रवायत है जिसमें हम कहते हैं कि शादी कर दे बच्चे की, बच्चा जिम्मेदारी संभाल लेगा। उसी तरह जब यकीनन आप उस पडल में जाते हैं, जब उस तालाब में आप जाते हैं तो फिर आपको जिम्मेदारी उठाना आ ही जाती है, गिरते संभलते आप संभाल ही लेते हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे जनाब। 32 फीट पानी के अंदर जाना और मॉडलिंग करना ये बच्चों का खेल नहीं है जनाब। कनाडा में ओंटारियो में स्टीव हेनिंग एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जो कि बहुत मशहूर है अपने काम के लिए। जब कोविड आया तो उनको कहा गया कि जनाब अब तो कोविड आ गया, अब तो शूट्स नहीं होंगे इंडोर बिकॉज ऑफ, आपको पता है पेंडेमिक इस तरह का था कि आप इंडोर नहीं रह सकते थे और 2-3 बंदों के साथ, क्योंकि कोविड लगने का खतरा होता था। तो उन्होंने कहा कि हम आउटडोर शूट्स कर लिया करेंगे, जिसमें लोगों ने बड़ा हैरत देखा कि आउटडोर तो ज्यादा मसला होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी जगह पे जहां पे कोविड का कोई खतरा ना हो। सब हंसे, वो बात उनकी कबूल हो गई। वो कहते हैं ना कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो जनाब कियारा अंटोस्की
स्टीव हेनिंग की, जो कि फोटोग्राफर, उनकी फेवरेट मॉडल है कियारा अंटोस्की। कियारा अंटोस्की गई है जनाब 32 फीट पानी के अंदर और उन्होंने पोज किया है, मॉडलिंग की है और ये सक्सेसफुल हुआ है। वो बहुत शूट जो है वो बहुत मशहूर भी हुआ है। याद रहे कियारा अंटोस्की, आपको अपने काम का शौक हो, जैसे हलीमा और मैं अपने काम का शौक है तो हम पढ़कर आते हैं, हम सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च भी करते हैं, हम बहुत सारी अपने बैगेज जो घर में परेशानियां सब कुछ होती है उनको पीछे हटाकर आपके सामने मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी, खेलते भी हैं। तो इसी तरह कियारा अंटोस्की जो कि मॉडल है, उन्होंने पहले इस शूट से पहले बर्फ के अंदर तकरीबन 7 मिनट अपने आप को रखा ताकि वो उस ठंडे पानी का जो असर है वो उन्हें महसूस ना हो जब वो मॉडलिंग कर रही हैं। ना कि सिर्फ ये, याद रहे कि पानी के अंदर कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। आप किसी को सिर्फ इशारों से बता सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते। और यकीनन जब आप लोगों को पोज करते हुए देखा था तो वो पोज कर रही थी, उस वक्त उनके पास ऑक्सीजन तो थी नहीं। तो ये क्या मामला था? जनाब कियारा अंटोस्की ने अपने आप को प्रैक्टिस किया और कुछ मिनट के लिए सांस रोकने की प्रैक्टिस भी की और उनको फोटोग्राफर ने कहा था कि आपने सिर्फ इशारा कर देना जब आपको सांस चाहिए हो, जब आपको एयर चाहिए हो तो हम आपको जो आपके बिल्कुल ऊपर है एयर बैग वो आपको दे देंगे ताकि आप सांस ले सकें। काम आसान नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि तैयार होकर मॉडल जो है वो सामने ले आते हैं और ये कोई काम नहीं है। हुमायूं और हलीमा सुबह सवेरे उठकर बस तैयार होकर बैठना ही तो होता है। नहीं जी, खाली ये नहीं होता। हर किसी का काम मुश्किल होता है, किसी का कम मुश्किल होता है, किसी का ज़्यादा मुश्किल होता है, किसी का किसी दिन मुश्किल होता है, किसी का किसी महीने मुश्किल होता है। लेकिन यकीनन पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है, ये तो आप सबको पता है। तो जनाब कियारा अंटोस्की ने ये दिखा दिया कि जनाब मॉडल्स भी कुछ भी कर सकते हैं, वरना ये सिर्फ खाली हैंगर्स नहीं है। क्यों हलीमा? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह आपने कहा कि हर किसी का काम मुश्किल होता है, हर किसी की मेहनत अलग तरह की होती है। कुछ लोगों की मेहनत जिस्मानी होती है, कुछ लोगों की मेहनत दिमागी होती है। तो किसी को भी किसी के काम को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बहुत आसान काम है। मैं उन लोगों के काम को बहुत मुश्किल समझती हूँ जो 24 घंटे घर पे काम करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो काम मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है। हम यहाँ 6, 7, 8 घंटे काम करने के बाद घर जाते हैं तो रिलैक्स करते हैं, लेकिन जो लोग घर पे हमारा ख्याल रख रहे होते हैं वो एक 24 घंटे की ड्यूटी है जो वो कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चीन में डम्पलिंग चैलेंज बहुत मशहूर होता जा रहा है। इस चैलेंज के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी कि ये है क्या। ये चैलेंज ये है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और 108 मसालेदार डम्पलिंग एक वक्त में खा लेते हैं तो ना सिर्फ आपको खाने का बादशाह या राजा समझा जाता है और उसके खिताब से नवाजा जाता है, बल्कि एक वक्त का खाना भी आपको मुफ्त वो रेस्टोरेंट जो है प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 108 मसालेदार डम्पलिंग आप लोगों ने खाने हैं। अब उसकी जो रीज़न है उसके पीछे एक मुश्किल भी आ गई है उन लोगों के पास। वो रीज़न ये है कि 2021 में चाइना में ये रेवोल्यूशन आई थी कि खाना ज़ाया नहीं करना, चाहे वो इतना सा भी हो। बहुत अच्छी रेवोल्यूशन है माशाल्लाह से। पूरी दुनिया में खाना जो है वो रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़ाया होता है। पाकिस्तान में भी कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में मैंने देखा कि लिख के लगाया हुआ होता था कि अगर आप लोग बुफे में से खाना नहीं ज़ाया करेंगे और दिखाएंगे कि आप लोगों ने अपनी प्लेट्स जो हैं वो पूरी 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये रेवोल्यूशन चाइना में भी आई थी, लेकिन अब लोगों ने डम्पलिंग चैलेंज को पूरा करने के लिए वो 108 डम्पलिंग का हुमायूं ऑर्डर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनसे खाया नहीं जाता। ये बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। 108 डम्पलिंग वो मंगवा लेते हैं, सोचते हैं कि हम इसको खाएंगे, ये चैलेंज पूरा करेंगे, अगले टाइम का खाना भी हमें मुफ्त मिलेगा, खाने के राजा का खिताब भी मिलेगा, लेकिन खाया नहीं जाता, तो वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। बहुत बुरी बात है। और पता है इससे उन्होंने एक रेस्टोरेंट को जब मना किया, उन्होंने उस पर रेगुलेशंस लगाई तो दूसरे रेस्टोरेंट ने शुरू कर दिया। ये भी अजीब बात थी। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक ले, मेरे एक बात थी जो मैं चाहता था हम पहले करें, पर क्योंकि बचपन के दिन याद आ गए और हमने कहा मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, काफी बह गए। हाँ, वो कहते हैं ना अपने एहसासात और जज्बात में मह हो गए हम। और लेकिन आज एक बात करना बहुत ज़रूरी है। सारी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी आज एक दरख्वास्त है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे सरकारी इदारे हों, चाहे नीम सरकारी इदारे हों, चाहे प्राइवेट इदारे हों, निजी इदारे हों, जितने भी इदारे हैं, आज अगर हमें सुन रहे हैं, आपका किसी भी इदारे से ताल्लुक़ है, चाहे आप उसके छोटे स्टेक होल्डर हैं या बड़े स्टेक होल्डर हैं, गार्ड्स के बारे में बात करेंगे। उनका यूनिफॉर्म बहुत मोटा होता है। ये रेवोल्यूशन लाने की बहुत ज़रूरत है इस पूरे मुल्क में कि उनका यूनिफॉर्म जो है उसको एक पतले कपड़े से बनाया जाए।
आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो गया कि मैंने आज उनके जिस्म पे वो जो गर्मी के दाने हैं वो मैंने देखे, उन्होंने मुझे खुद ऐसे करके दिखाया। उसमें आता है उन कपड़ों में, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और वो वहाँ पे रहता है, तो और इतना मोटा खद्दर का कपड़ा होता है जिसमें एक तो उनको इचिंग शुरू हो जाती है, और दूसरा ये कि वो पसीना वहाँ पे रहने की वजह से उनकी जो बाजू है या जो भी जिस्म के हिस्से हैं वो बहुत रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे दाने निकलना। और हलीमा, जो बेल्ट उनको पहनाया जाता है वो इतना चौड़ा बेल्ट होता है, वो बिल्कुल वो वाली जो जगह है वो आपकी यकीनन वो इतना पसीना, एक तो खुद सोचे पैंट के ऊपर वो आपका कपड़े का मोटा ऊन वाला आपका जो बेल्ट है वो होगा, तो कितनी गर्मी ले, कितनी शिद्दत होगी। इससे सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आप उनको लॉन का या कॉटन के कपड़े अगर आप उनके लिए कर दें तो इससे कोई सिक्योरिटी में फ़र्क नहीं आएगा कि ना कोई मसला होगा। लेकिन प्लीज़ खुदारा ये देखने की बहुत ज़रूरत है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर किसी एक पे भी असर पड़ जाए, किसी एक को भी एहसास हो जाए तो हमारा काम जो है वो सलवार कमीज के ऊपर भी बेल्ट पहनी जा सकती है, गन के साथ एक खास किस्म की बेल्ट मिलती भी है जो अगर उसके ऊपर पहन ले तो लोगों को एंट्री पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे गार्ड ही बैठे हुए, और ये तो जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने गार्ड का लिबास ही पहना हुआ। अच्छा, दूसरी बात हलीमा ये भी है कि अगर आप, जो मैंने पिछली बार भी बात की थी, दोबारा से दोहराने की बात ये, अगर आप पानी की छोटी बॉटल्स अपनी गाड़ी में रख लेना और अगर आप किसी गार्ड को दे दें या लोगों में बांटना शुरू कर दें तो यकीनन उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस गर्मी में काम करने के लिए, खासतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल जी, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं और कभी कभी पुलिस वाले भी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का बंदा वहाँ नहीं पहुँच सकता और पुलिस वाले वहाँ से करीब होते हैं, तो उनकी भी ड्यूटीज़ अपॉइंट हो जाती हैं। और मुझे मतलब हम सोचे होते हैं कि गाड़ी से निकल के अगर 2-3 मिनट हम खड़े हो जाएं तो हमें कितना पसीना आए, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सोचे, और जो आप लोग उनसे ज़रा सी बात पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी खुदारा मत क्या। आपके पास पहले तो नहीं थी पहले भी? नहीं, मेरे पास बहुत पहले से है। हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना। मेरे पहले नहीं थी पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और सब में आपको दोबारा कहेंगे, अब आप विराजमान हो चुके हैं अपनी सीटों पे, अपने शिस्तों पर, और आप भी बैठ जाए जनाब, अपना नाश्ता लेकर आ जाए। अब क्या कहेंगे? दोबारा क्या कहेंगे? दोबारा कहेंगे के बाद आप कुछ कहा मैंने, क्या कह रही है? हमारे ने कहा है एक और सुबह में आपको दोबारा कहेंगे गुड मॉर्निंग कहा मैंने। हाँ, कहा मैंने गुड मॉर्निंग। तो आपको दोबारा गुड मॉर्निंग कहेंगे। आप अपना नाश्ता लेकर जी बैठ जाएं अपने निश्चितों पे आराम से। अब आराम से बातें करते, कुछ ऐसी बातें जो कि हमें हर सुबह हमारा माइंड रिफ्रेश होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो कुछ दरीचों के पीछे छुपी हैं, वो दरवाजे खोले नहीं हैं, वो दरवाजे मैं और हलीमा चाहते हैं खुले। सुबह सुबह बार बार ये बात करते हैं लेकिन करना ज़रूरी होती है। नहीं चाहते कि आपको पता चले कि कौन कौन सा मेकअप मशहूर है, कौन से कपड़े, कौन से रंग के कपड़े आपने हर रोज पहनने। कभी कभी हमारी ये बातें अच्छी भी लगती है लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, कभी हमेशा। ठीक है, तो आज जनाब, आज इंटरनेशनल जस्टिस डे है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे भी इसे कहा जाता है। 1998 में जो है इसका इनकाद हुआ, रोम से शुरुआत हुई और इसका मकसद था इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का जो इसका मकसद था। आज इस हवाले से हमने हाई कोर्ट की एक मायनाज मशहूर वकील को दावत दी है, बुशरा अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, सबसे पहला सवाल ये है कि वो उस पूरे इंट्रोडक्शन में इतना सा था लेकिन उसी में एक सवाल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को बनाने का मकसद ये था कि जिनोसाइड को ख़त्म किया जाए, ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा कोर्ट बनाया जाए कि दुनिया में अगर कहीं पे भी जो हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है उसके लिए इंसाफ दिया जाए। जेनोसाइड की बात कर लें, ह्यूमैनिटी की बात कर लें, ये तो हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। कश्मीर देख लें, आप फ़लस्तीन देख लें, खुलेआम हो रहा है। हम तो एजेंडा बेस पे सब खामोश बैठे हुए हैं, मुंह पे उंगली लगा ली है। वो कहते हैं ना, कबूतर ने आंखें बंद कर ली हैं, सामने बिल्ली है कि बिल्ली नज़र नहीं आएगी। ये तो एजेंडा बेस्ड है, उस कोर्ट का फिर क्या फ़ायदा? ये तो फिर सिर्फ नाम के लिए। एक्चुअली हमारा जो भी जुडिशल सिस्टम है, आप नेशनल लेवल पे देख लें या इंटरनेशनली देख लें, तो लोग आपको मुतमईन नज़र नहीं आते, क्योंकि हमें लगता है कि ये इतना आसान है कि अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू कोर्ट और मुझे डायरेक्टली इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जो
आपने एक डमी देखा होगा जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, द डमी इज ब्लाइंड, इट हैज अ कवरिंग ऑन इट्स आईज एंड इट इज होल्डिंग तराजू इन हिज हैंड। माजरत के साथ आपको कता कलामी की माफी, मैं सिर्फ आपको इसलिए बार बार उर्दू में कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सारा उर्दू में बताएं। कोई हमारी मैथ्स उसके हाथ में एक तराजू होता है और अगर आप उस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। इंसाफ देने वाला अंधा भी है, बहरा भी है, क्योंकि वही पट्टी उसकी कानों पे बंधी होती है, वही पट्टी उसके आंखों पे बंधी होती है। तराजू में मतलब ये है कि जिस चीज़ का वेट होगा, अब वो नहीं देख पा रहा कि किस चीज़ का वेट है। शायद मैं झूठी हूँ, लेकिन मेरी बात में इतना वजन हो कि मैं उसके तराजू को अपनी तरफ झुका लूँ, या फेक एविडेंस हो मेरे पास, फेक एविडेंस, तो ऑटोमेटिकली तराजू उस तरफ झुक जाएगा और इंसाफ उसको मिल जाएगा। तो यही हो रहा है इंटरनेशनली, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, लेकिन इसको हासिल करने का जो तरीका है ना वो बड़ा ही मुश्किल है। जैसे एविडेंस क्रिएट करना, एविडेंस के लिए लोगों को विलिंग करना कि आप जाएं और बताएं जी हमारे साथ हो रहा है। अच्छा बुशरा, हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमें कंसिडर किया जाता है और हम कहीं ना कहीं हैं भी, बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इंसाफ की बहुत बड़ी अलमबरदार बनती भी हैं, साबित करने की भी कोशिश करती हैं कि हम इंसाफ वाले हैं, सब कुछ है। लेकिन एक तरफ तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर एक बंदा जाके घर से उठता है और सोचता है कि मुझे ये फ्रेंचाइज जो है मेरे से पैसे ले रही है ये कह के कि ये मील मुझे हैप्पी करेगा, और ये मील मुझे हैप्पी नहीं कर रहा, तो वो उसको इंसाफ इस सूरत में दे रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी वो वहाँ से फ्री खाना खा सकता है। ऑन द अदर हैंड जब कहीं उनकी मर्ज़ी का बात नहीं होती तो वो उसी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन साबित फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया में ये किया हुआ है कि हम बहुत बड़े जस्टिस के अलमबरदार हैं और हम जो है इंसाफ करते हैं। तो वो इंसाफ है जो वो दिखा रहे हैं, या वो इंसाफ होना चाहिए जो हमारे दिलों में है? इंसाफ है क्या? ये मैं तो अभी तक इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं समझ पाई कि इंसाफ क्या है। मेरे हिसाब से आप किसी भी चीज़ को जब उसकी एक्चुअल मतलब सही जगह पे रखेंगे तो ये इंसाफ है। अपने रिलेशनशिप्स को आप इससे स्टार्ट करें, अगर हम बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करें, इंटरनेशनल की तरफ हम बाद में आएंगे डेफिनेटली। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ रवैये में या उनको उनकी रिस्पेक्ट देने में कितने एक जस्टिफाइड हैं, जिसका जो हक है क्या आप अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में चीज़ों का हक अदा करना इंसाफ होता। और वो अगर आप स्मॉलर लेवल से लेके मतलब लोकल या बिल्कुल नियर बाय लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक देखें, चीज़ों को उनकी एक्चुअल पोजीशन पे रखना इंसाफ है। तो वो भी पोर्ट्रे करते हैं जहाँ तक उनको लगता है, मैक्सिमम मैंने जो देखा है इंटरनेशनली, कि दे आर वेरी जेनरस इन स्मॉल थिंग्स। तो दे डू नॉट इंटरफेयर अ लॉट इन ईच अदर्स मैटर, बट वो अगर एक दूसरे को मिलते हैं तो बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं। तो आप यही देख लें कि इस ग्रीट करने में हम कितने जस्टिफाइड हैं। आप अभी एक बात कर रहे थे कि पीपल डू थिंग्स विद अ फेक एक्सेंट, और उनका मिजाज कुछ और होता है और वो कर कुछ और रहे होते हैं। तो जस्टिफिकेशन तो यही है कि जस्टिस के आप चीज़ों को ठीक से लेकर चलें और चीज़ों का हक अदा करें। तो आप देख लें कि कहीं भी हक अदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम भी नहीं कर पाते। आपने बात, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब हम उस ग्राउंड लेवल पर आएँ, क्योंकि मैस मीडिया आज पाकिस्तानी ऑडियंस हमें सुन रही है, मैं इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर आऊँ। आज इस बार की जो थीम है वो है स्पीकिंग द ट्रूथ टू पावर। स्पीकिंग द ट्रूथ टू पावर रिक्वायर्स एलाइज लाइक यू। इसका मतलब ये है कि आप ताकतवर के सामने बोले, लेकिन अपने उन हम सोच लोगों के साथ जो आपकी और उनकी सोच सेम हो, तो यकीनन ताकतवर भी जो है वो डर जाता है, खौफ पैदा हो जाता है जब आपके पास मेजॉरिटी होती है। स्ट्रेंथ आ जाती है ना? बुशरा, मेरे हम सोच लोग मुझे नहीं मिलेंगे जिस बारे में बात करने लगूँ। ट्रांसजेंडर्स, ये ऐसी हमारे मुल्क में उनके लिए बहुत बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन सिर्फ हल्का सा मैं टच करना चाहूँगा। आप इन्हें हाउस होल्ड में नहीं देखेंगे, आपके काम वाले कभी ट्रांसजेंडर्स नहीं होंगे। आप इन्हें ऑफिसेज में अब नहीं देखेंगे। हाँ, हमने देखा एक खबर चली, न्यूज़ एंकर बन गई, हमने खबर देखी, चला वाह हुई, ख़त्म हुआ। बहुत कम, बिल्कुल बहुत कम उनको हक देना। हालांकि ये नहीं है कि लॉ नहीं है, लॉ है, इंटैक्ट है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे टॉपिक में भी अगर आप देखेंगे ना, तो इट इज़ इनजस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम पहले बात करते थे कि जी मर्द हजरात को हकूक़ दिए गए, औरतों को नहीं दिया गया।
तो आप और मैं तो बहुत जानते होंगे, आप भी जानते होंगे मैं कि हम लोगों ने फाइट किया। कि इंटरसेक्स ख्वाजा सरा इनको हम कहते हैं, मैं अपना सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी शायद मज़ीद हमें 20 से 25 साल चाहिए उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करने के लिए। तो लगता तो ऐसे ही है कि जैसे हमने उनको शायद एक्सेप्ट नहीं किया। आई ऑलवेज़ वांट कि मेरे पास कोई ऐसा सेटअप हो कि मैं इन लोगों को मौका दूँ। एंड जब मैं बाहर जाती हूँ तो आई डोंट फील बैड कि मेरे साथ कोई ख्वाजा सरा आकर बात करे, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरे पास आके बात करे, हम इकट्ठे बैठ के चाय पिएँ और मैं उनसे गपशप करती हूँ। लेकिन मैंने जब उनसे बात भी करके देखी ना तो उनके बड़े ही पेटी से इश्यूज़ हैं कि हमें डेली का डेली अर्न करके जाना है, हमारे पास इतनी कोई सेविंग नहीं है, हमारे पास हम मतलब कॉल उनके हम अक्सर जब मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी जाते हैं ना तो हमें लोग घूरते हैं। तो ये क्या तरीका है, ये क्या रवैया है कि हम एक इंसान को देखें, ह्यूमैनिटी अबव ऑल, इंसानियत आपको किसी भी एक जिन्स में नहीं है, मर्द है औरत है, हमारी तीसरी जेंडर है, हम तमाम लोग बराबर हैं, लेकिन हम फिर भी आज तक उनको एबनॉर्मल समझ रहे हैं। वो किसी भी जगह अगर नॉर्मल आकर बैठने की भी कोशिश करते हैं तो हम उनको इतना घूरते हैं, हम उनको इतना बॉदर करते हैं, अनकंफर्टेबल करते हैं, उनको इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं कि मेरा ख्याल में वो लोग मूव भी नहीं करते हम जैसे लोगों की तरफ। ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना, जो लोग उनसे सही तरह से बात करते हैं उनको भी ज़माना इसी नज़र से देखता है कि ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं जो इनसे गप्पे लगा रहे हैं या इनके साथ। हाँ। जब मैंने कभी नोट किया है कि आपके पास अगर कोई आके बैठ गया, इसमें क्या हर्ज है कि अगर आप और मैं जूस पी रहे हैं तो कोई प्यासा बंदा खड़ा है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या एक ट्रांसजेंडर है। मुझे तो इस्लामाबाद में ज़्यादातर यही नज़र आया कि वो भी भीख ही मांग रहे हैं। मतलब उनका प्रोफेशन, आई हैव विटनेस्ड अ थिंग कि एक दफ़ा मैं मेट्रो में आई वाज ट्रैवलिंग तो देयर वाज अ ट्रांसजेंडर और वो बहुत जल्दी में थे, तो मैंने कहा आपने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है, तो ही सेड टू मी कि मुझे किसी ने काम पे रखा है और मुझे वहाँ पे बहुत टाइम पे पहुँचना होता है, तो मैं हाउस होल्ड में हेल्पर हूँ। आई फेल्ट सो पॉजिटिव कि यार कोई ऐसा भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके ना। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं प्रॉपर कुकिंग कर लेती हूँ, मैं उनके बच्चे संभाल लेती हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ये हिदायत जो है वो हाँ सबको दे, सबको दे। अच्छा बुशरा, मौला अली का कॉल है कि कुफर का माशरा कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी का माशरा कायम नहीं रह सकता। और ये मिसाल जो है वो हम प्रेजेंट दौर में देख रहे हैं कि जिनको हम काफिर कहते हैं उनके माशरे बहुत कायम भी हैं और बहुत जल्दी से तरक्की भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे इंसाफ जो है वो कसीर तादाद में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा माशरा क्या इसीलिए पस्ती का शिकार है क्योंकि हम लोग अभी जो पहला स्टेप है कि इंसाफ दे सकें वही नहीं दे सकते। जिस तरह से हुमायूं ने कहा कि जो ताकतवर है उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास पावर भी है और वो इंसाफ ख़रीदने का भी हुनर जानता है। देखें मेरे ख़याल में हम जब बात करते हैं ना तो हम अक्सरियत को देखते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारा क्योंकि मुल्क हम ज़रा पसमानदा मुल्कों में आते हैं तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी इंसाफ नहीं है। छोटे लेवल से लेके आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गार्ड्स की, तो क्या वो हमसे कम इंसान हैं कि उनको हमने इतनी टफ़ ड्यूटीज़ दी हुई हैं कि वो बेचारे अपना जो ज़रिया मुआश है उसके पीछे अपनी सेहत ही खो देते हैं, जो कि बुनियादी एक हर इंसान का हक़ है सेहत। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स की भी बात करेंगे ना तो हम तो एक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स ही खा रहे हैं, और किसी का हक खाकर या किसी को इंसाफ ना देकर हम कब तरक्की कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन अराइज हो रही है। अगर इंसाफ मिलना ना मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमारे रवैयों में इतनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, बर्दाश्त नहीं है। आप अभी रोड पर जाएंगे देखेंगे थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट हुआ, वो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन लोग तैयार हैं लड़ने को। लोग उतरते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट फाइटिंग। तो बहुत कम लोग हैं जो पेशेंस के साथ, तमीज़ के साथ, और जी रोड के ऊपर अगर किसी का आपके साथ इंटरेक्शन हो गया तो उसका भी कोई हक है, लेकिन हम एक दूसरे के हकूक़ अच्छे से नहीं दे रहे। सिर्फ इतनी सी बात है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। उषा, एक सादा सा सवाल है, कुछ डिटेल नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताएं कि कोर्ट्स भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, वकला भी हैं, सब कुछ वो है हमारे मुल्क में जो इंसाफ के लिए चाहिए होता है। इंसाफ नहीं है, कहाँ पे लूप होल है? सिर्फ ताकतवर तो नहीं हो सकता ये। ताकतवर तो वो भी है जो मैं बड़ा शायद बहुत मुश्किल सवाल पूछने लगा हूँ, जो कुर्सी पे बैठा है सामने, जिसके आगे आपने इंसाफ की अपील करनी है,
ताकतवर तो उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो फिर ताकतवर वो कैसे हो गया जो इस पार खड़ा है? असल में ना, मैं आपके जब क्वेश्चन था तो मेरे माइंड में लिटरली हमारे जुडिशियल सिस्टम और हमारे जजेस आ रहे थे, तो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम होते हैं वो। बेशक। लेकिन मैंने देखा है कि इंसाफ बदलता रहता है, इंसाफ चेहरे देखकर बदलता है, इंसाफ दूसरी तरफ खड़े हुए इंसान की पोजीशन देखकर बदलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मायूस करती है इंसान को ना। इंसाफ है क्योंकि सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम भी तो हम जैसे लोगों से है। और अगर मैं खड़ी हूँ तो शायद मुझे इसलिए इंसाफ मिल जाए कि मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, लेकिन एक बंदा जो एक हाउस होल्ड वर्कर है, अगर उसका कोई इशू हो गया है और वो आया है तो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इंसाफ है लेकिन बदल रहा है बंदे को देख के, मयार नहीं है। अच्छा बुशरा, एक और चीज़ पाकिस्तान में बहुत कही जाती है कि सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उस तादाद में मौजूद नहीं है जिस तादाद में हमारी आबादी है। तो केसेस की एक तादाद है जो जजों ने सुननी है। अगर एक दिन में उन्होंने 20 केस सुनने हैं तो वो आपके केस को उतना टाइम नहीं दे सकते जो एक इंडिविजुअल मांग रहा है कि मेरे केस को दिया जाए। फिर हमारे लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, तारीख पे तारीख। आज फलाने के लॉयर बीमार हो गया, चलो जी तारीख। आज ये हो गया, चलो जी तारीख। आज वो पेश नहीं हुआ, चलो जी तारीख। आज एविडेंस के लिए उसने टाइम मांग लिया, चलो जी तारीख। वो प्रोलॉन्ग होती रहती है सारी चीज़। क्या ये भी रीज़न है कि जस्टिस डिले हो जाता है? क्योंकि जस्टिस डिलेड के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस डिनाइड। तो क्या ये रीज़न है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पाता क्योंकि वो प्रोलॉन्ग इतना हो जाता है कि लोग मर ही जाते हैं बेचारे, उनको इंसाफ ही नहीं मिलता? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। केसेस में जाने से लोगों की नस्लें भुगतती हैं बाज़ औक़ात, स्पेशली सिविल केसेस में। और एक मयार सेट है कि जो भी क्रिमिनल केस होता है उसको 2 साल में ख़त्म होना चाहिए। लॉ तो मौजूद है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे तो 2 इयर्स तक तो बहुत से केसेस हैं जिनके चालान ही सबमिट नहीं होते और उनके केस का जो मतलब स्टार्ट है ना वो भी नहीं हो पाता। तो 2 साल एक बंदे की ज़िंदगी का बड़ा कीमती वक्त होता है, लेकिन आप उस 2 साल को लिंगर ऑन करके 10 to 12 इयर्स बाज़ोकात ले जाते हैं। तो वो जो क्रिमिनल होता है मैक्सिमम सज़ा अपनी इस ईयर में ही काट चुका होता है। तो इसलिए लिंगर ऑन करना एक बहुत बड़ी वजह है इंसाफ ना मिलने की, क्योंकि पता नहीं कितने जुडिशल ऑफिसर्स उस दरमियान आकर तब्दील हो जाते हैं और कितने लकूनाज रह जाते हैं। आज की हैपनिंग अगर कोई मुझसे 10 साल बाद पूछेगा तो मैं कितना ही फ्रेश उसको बता सकूंगी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा बुशरा, आप एक वकील हैं जो ऐसी हैं जो कि पैसे, कभी आप बहुत सारे केसेस में पैसे नहीं लेती और आप लोगों की मदद कर देती हैं, आप कर देती हैं। हाँ, आप उनमें से बहुत कम वकीलों में से हैं। लेकिन अब हलीमा ने एक ऐसा, मेरा सवाल कुछ और था लेकिन वो बात वहाँ निकल पड़ी तो फिर वो पेन पॉइंट टच हो गया। समन जारी हुआ, उसको नोटिस मिला, उसने जवाब दिया, वो आएगा नहीं आएगा नहीं पता। मैं इस डर में किया, हाँ। मैं इस डर में कि इतना महंगा प्रोसेस होगा, इतना लंबा होगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, मैं तो अपनी रोटी पूरी नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ यार रहने दो, सुलह ही कर लेता हूँ, तो मैं अपना वो नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन सुलह पे चला जाऊँगा। इसमें तो फिर वही बात आ गई जो पहले की थी। मैं सिर्फ उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ भी है, फिर तो कहीं और लूप होल है। मानती हैं आप? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानते भी हैं। और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी से कुछ शिकायतें भी होती हैं लोगों को कि दे डोंट डू देयर वर्क प्रॉपर्ली, या फिर ये है कि वकला की नेग्लिजेंस की वजह से मामलात बहुत लटक गए। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप देखें ना तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत से लोग स्टार्ट में बहुत फ्रेश होते हैं। हम तो इतने जवान नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम हो गया हमें काम करते हुए, लेकिन जब आप यंगस्टर्स को देखेंगे ना तो वो बड़े ही अच्छे पैशन के साथ आते हैं। और ब्लेम सिस्टम पे हम क्यों डालते हैं कि चीज़ें जब उनको नज़र आती हैं कि हमारी एनर्जीज, हमारा वक्त जितनी अच्छे से हमने पुट किया, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, फीडबैक तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पार्ट बनते हैं सिस्टम का और उतने ही डीट हो जाते हैं। डेफिनेटली वो हमारे वकला हजरात तो कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो अगर क्लाइंट आ रहा है तो यार ये हमारा मसला नहीं है कि हम उसको फ़ौरन से इंसाफ दिला दें या सस्ता इंसाफ दिलाएं, हमें तो अपने भी एक्सपेंसेस उसी से पूरे करने। तो इस तरह के मामलात हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लॉयर्स ऐसे भी देखे हैं जो प्रो बोनो केसेस ले रहे हैं, जो बहुत से ऐसे केसेस ले लेते हैं जहां लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, लूप होल्स तो बहुत से हैं,
लेकिन कम्प्लीटली हम किसी एक पे नहीं डाल सकेंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी याहिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी मौजूद मेहमान को भी सलाम हो। आप लोग भी माशाल्लाह हीरे चुन चुन के लाते हैं, बड़े अच्छे गेस्ट लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याहिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल डे है आज, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्रिमिनल जस्टिस डे। हाँ, असल में जस्टिस ही पे तो सारे माशरे का बैलेंस होता है। हमारा तो मजहब भी उस पे है सारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि अगर हम बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ नाइंसाफी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को महज़ब मुल्क कहलाते हैं, वो दुनिया में बड़े बड़े जंगी जराइम भी करते हैं और बड़े बड़े डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आप ताज़ा तरीन मिसाल है आपके बहुत सारी कंट्री में, जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है। ठीक है, अगर अपने मुल्कों में इंसाफ रखा हुआ है तो लेकिन दूसरी जगह पर बड़ी नाइंसाफी भी की हुई है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ मसला ये है कि क्योंकि जो सिस्टम ऐसा है कि इंसाफ आम आदमी को मयसर नहीं होता, तो जब प्रोसिक्यूशन ही सही नहीं होगी तो जब कोर्ट में केस जाएगा तो उसका क्या मतलब उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अदालत तो शवाहिद पे देखती है। मेरा सवाल मेरी बहन से ये देखें बात है कि हमारे माशरे में दिन ब दिन जो है ना, जाहिर बात है मैं खुद देखता हूँ कि लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है, चाहे किसी किस्म की भी हो, क्योंकि वो जाहिर है बेसिक ये होता है कि जब कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इंसाफ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या सेश करेंगे? क्योंकि देखिए हमारी तो उम्र गुजर गई है इस बातें करते करते। जब आप नीचे से लेके ऊपर तक कोर्ट तक जाते हैं और माजरत के साथ बहुत सारे वकील अच्छे भी बहुत सारे बुरे भी हैं, वो भी झूठ को सच और सच को झूठ बनाते हैं। तो कहीं कोई पैमाना है इसको सेट करने का? क्योंकि जब आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, अगर मैं क्रिमिनल भी हूँ तो वो जाहिर बात है मुझे बताता है, एक आदमी प्रोटेक्ट करता है एक आदमी करता है। तो इस एथिक्स को आप कैसे बैलेंस कर सकती हैं, ये मेरा सवाल। खूबसूरत सवाल, आपके सवाल के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं चाहूँगा अगर मैं वो एक्सप्लोर करके निकालूं, शायद मतलब भी यही था। बुशरा एक वो भी वकील है जो कि उसके लिए लड़ रहा है, जो कि उसके वो जो झूठ का साथ दे रहे हैं, वो है जो सच्चाई पे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हुमायूं ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, याहिया ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और उनके बारे में सवाल करेंगे। कहीं मत जाए, हमारे साथ हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा आप खामोश थी तो मैंने कहा मैं कह ही दूं। नहीं, मैं इंतजार कर रही थी कि आप बोलना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग वापस आए, क्योंकि ये बात जो है इसके लिए हम चाहते हैं कि आप ज़रूर आज हम वो कहते हैं ना, राइट फ्रॉम द एक्सपर्ट माउथ। दो वकील हैं, एक तो वो है जो झूठ का सहारा दे रहा है, वो उसको साथ दे रहा है, और कभी कभी उसको पता भी होता है कि वो दे रहा है, ठीक, कभी कभी क्या मोस्टली पता होता है, और दूसरा है वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। हैं तो दोनों ही वकील, तो क्या यहाँ पर आपकी कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई एथिकल ग्राउंड्स होते? मैं से पूछ रहा हूँ कि मुझे ये मैं तंज में नहीं पूछ रहा, से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है ऐसा। नहीं, एक तो आपका सेल्फ कॉन्शियस होता है, आपका ज़मीर होता है सबसे पहले, और वैसे कोई पैरामीटर्स नहीं है जो उसको कल को कोई लायबिलिटी कर दें कि जी बीइंग लॉयर यू न्यू इट एंड कोई कंपनसेशन पे करना पड़े। या पाकिस्तान में तो हमारे पास इस चीज़ का भी लैक है कि झूठे केस सालों चलते हैं, लेकिन झूठा केस करने वाले के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं डाली जाती, जो कि ऑटोमेटिकली इनिशियली हो जानी चाहिए कि अगर आपने किसी को बिला वजह फंसाया या उसका वक्त बर्बाद किया या कोर्ट का वर्क, क्योंकि कीमती वक्त है। फिर अगला केस होता है डिफेमेशन का ना, डेफेमेशन। लेकिन उसके लिए भी अगेन यू नीड एनर्जी एंड टाइम। तो अगर आप इतनी हिम्मत इतनी बिल्कुल तो इतनी हिम्मत आप में है कि आप एक पहले से फारिग होकर दूसरे में लड़ सकें तो ज़रूर लड़ें। अच्छा बुशरा, बहुत सारे इस तरह के वकील, जैसा हुमायूं ने बात की और याहिया की भी कॉल थी कि दो वकील ही हैं ना जो एक गलत का साथ दे रहा है, एक सही का साथ दे रहा है, और बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने पूरी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ते देखा है अपनी फील्ड में, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने गलत बंदे का साथ नहीं देना, और वकील से कहा जाता है कि झूठ नहीं बोला जा सकता, डॉक्टर और वकील से आप झूठ ना बोलें। तो बंदा आता है, इसका मतलब है वो आपको बता रहा है कि भाई मैं तो झूठा हूँ और मैंने ये किया है, लेकिन मुझे प्लीज़ बचा लो। लेकिन आप उसका केस ले रहे हैं ना पैसों की वजह से, तो
क्या आपको लगता है कि अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये ठीक है क्योंकि आपने अपने घर की रोजी रोटी भी चलानी है, या अगर आप ये सोचें कि मेरा जो ज़मीर है नहीं, या मेरी जो पैसा है वो अल्लाह ताला ने मुझे देना ही देना है, मेरी किस्मत का, तो वो किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा, तब चीज़ें कंपनसेट हो सकती हैं। देखिए हम पर्टिकुलरली अभी तो पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं ना राइट नाउ। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक बंदे का मर्डर होता है ना तो FIR लॉज होती है, तो वो FIR उस बंदे की हद तक लॉज नहीं होती। कभी आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो तो उसके साथ 2, 3, 4 रिश्तेदार और भी जोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, दोज पीपल जो उसके लिए चल सकें, कल को फाइट करेंगे, उनको स्टार्ट में ही फंसाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, और ये 95% शायद होता है। लोग एक्चुअल अपना मुद्दा लेकर चलते नहीं हैं, वो अपने बात को बढ़ाने के लिए या अपनी बात को ज़्यादा वेट देने के लिए जब एग्जैजरेट करते हैं, और कभी कभी कोई ढके छुपे मकसद भी आप पूरे कर रहे होते हैं, अपनी दुश्मनियाँ, या जैसे अगर मैंने आपका नुकसान किया है तो यू शुड बी स्ट्रिक्ट टू माई सेल्फ, लेकिन आप मेरे फादर को भी इसलिए दरमियान में ले आए कि मैं अगर अंदर भी होंगी तो ही विल फाइट फॉर मी, या वो आपका नुकसान तो वहीं पे। तो ये भी तो चीज़ें देखें ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने फादर से, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम द सेम लीगल फ्रेटर्निटी, तो मैंने उनसे पूछा कि अबू ये क्या है। जब आई वॉज अ स्टूडेंट तो उन्होंने कहा देखो, किसी को उसके गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को उसके गुनाह से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी तो एक लॉजिक होती है। एक तरफ डेफिनेटली हमारे बारे में कहा जाता है कि इट्स ओनली मनी, जिसकी वजह से हम केसेस ले रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी तो देखें कि उसके साथ जितने लोगों को सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो उनके राइट्स के लिए तो फाइट करना है। एक कॉलर है हमारे साथ, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, बट कॉलर को भी साथ शामिल करना है जी। इम्तियाज हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इम्तियाज भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलर को शामिल करते रहा तो कॉलर ऑक्सीजन का काम करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल तभी सही मेरी कह सांस बंद हो रही थी तो मैंने कहा फौरन से कॉल ले ले। इंटरप्ट किया ताकि आपको शामिल कर लें। तभी मैंने कहा सांस ले लो, सांस नहीं आ रही थी। सांस बेटा, सांस ले लो, ऑक्सीजन से जिंदगी। यार आप लोग बाज़ औक़ात ऐसा टॉपिक रखते हैं ना कि मैं बात करते बड़ा डरता हूँ, इसलिए कि जाहिर है मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ और थोड़ा सा माजूर भी हूँ, तो ऐसे टॉपिक ना रखा करें कि जिस पर कोई ऐसी बात कह दी जाए जो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम बनती है। बात असली है, इस बात को छोड़े, सबसे बड़ी बात करते हैं, दुनिया को छोड़े, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। कौन है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जानते हैं ना, उन्हीं की वजह से पूरी कायनात तख्लीक की गई। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी कमजोर इंसान को, छोटे को छोड़ देते चोरी करते हुए, और बड़े को, बहुत बड़े ताकतवर को आप जो है नहीं छोड़, मतलब उसको रिलीफ दे देते हो, तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी तो आप समझ जाए मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ हमारे मुल्क में हर तरह हरियाली है, खुशहाली है, बाहर का मौसम है। मैं किसी और जगह की बात कर लेता हूँ। अगर वहाँ इस तरह का सिस्टम है कि बड़ों को ऐसे गुनाह करके भी समझा जाता है कि ये बहुत बड़ी हस्ती और नेक है, और जो बेचारा गरीब वो है उसको आप फांसी पे चढ़ा दें, तो वो मुल्क जहाँ ये होता होगा तो वो तो फिर बिल्कुल ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुनाफिक काम कर रहे हैं। तो किस मुंह से हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? और रह गई बात के हजरत अली करमुल्लाह वजह की, शेर खुदा की, मौला अली की, जब मौला अली जैसी हस्ती, क्या लोग नहीं जानते मौला अली कौन है? सारी दुनिया जानती है मौला अली कौन है, करमुल्लाह वजह। तो उन्होंने जब फरमा दिया कि कुफ्र का निजाम चल सकता है और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता, तो सोचो। और मैंने आधा LLB बीच में किस लिए छोड़ दिया? बिल्कुल, जब मैंने बहुत सी जगहों पे देखा तो कोई झूठ का साथ दे रहा है, झूठ का साथ दे देते, कस्में खा रहे हैं, मौला की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, हम हक पर है, तो मैंने LLB बीच में ही छोड़ दिया था। और मेरे भाई, ये जो मसले मसाइल है कि दुनियावी फायदा तो हासिल करने के लिए नाइंसाफी आप कर लो, कितने साल करो कि एक जमाने में हजारों साल उम्र हुआ करती थी, फिर आखिर में अंजाम किया था मौत। अभी आजकल 50-60 साल भी नहीं है, 70-100 साल है, तो क्या अल्लाह के दरबार में आपको पेश होने से कोई रोक सकता है? वहाँ पे तो जवाब देना है, वहाँ पे भी तो जवाब। और ये भाई भी जो अर्ज कर रहे थे, वो ये भी बड़े दूरंदेश और सोच समझ के बात पे वाकई हमारे यहाँ तो जो है, आपको पता है क्या मामला है, इस पे मैं नहीं कुछ बोलूंगा,
वह किसी और जगह जब कुछ ये होगा देख लेंगे। दुनिया में कौन से मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे इंसाफ का राज है, फिर बात घूम फिर के उधर ही आ जाती है कि वो लोग हम जिनको पसंद नहीं करते किसी वजह से या हम उनको अपना दुश्मन गर्दानते, वहाँ पे इंसाफ इतना उरूज पर है तो हम किस मुंह से कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं यारो। जब एक बड़े से बड़े को आप पकड़े अगर वो खताकार और तो फिर आपकी बात है, वरना ऐसे तो फिर अल्लाह पाक के साथ अल्लाह के कानून से भी मजाक करने वाली बात ही माज़ल्ला नौजुबिल्ला के छोटे को पकड़ पकड़ के जूसर ब्लेंडर में डाल के उसको घुमा दो, उसका जूस निकाल दो और बड़े जो है उनको हीरो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात, बहुत शुक्रिया। ये बात बड़ी अहम है कि पावरफुल करो जिससे जान खतरे में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आखिर वाली बात की ना उन्होंने कि पावरफुल को जो है वो आप हीरो बना देते हैं और आप उसको दूसरे को। अब बात थोड़ी सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यकीनन उनसे ज़्यादा इंसाफ पसंद मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में कभी कोई आएगा, ना कोई है ना कोई था, इस बात पे हमें पुख्ता यकीन है। और उस वक्त जो उस दौर में इंसाफ था हलीमा, वो देखने वाला था। अगर उसी की मिसाल हम ले लें तो आज शायद हम एक आला कौम बनकर सामने आएंगे। हमें सबसे पहले मैं और हलीमा अक्सर ही बात करते हैं, हम डोमेस्टिक लेवल पर अगर आ जाए तो एक बीवी को, एक बेटे को, एक बाप को, एक माँ को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को उनका राइट भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारा हक क्या है। उसके लिए मैंने बहुत कम देखा है कि कोई सेमिनार्स हो, पैनल डिस्कशंस हो, टेलीविज़न शोज़ हो। मुझे लास्ट ईयर अभी याद है, मैं शो नहीं करता था, लेकिन मैंने किसी टेलीविजन चैनल पे देखा नहीं कि सेमिनार्स हो रहे हैं या पैनल डिस्कशंस हो रही हैं जहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि ये आपका हक है, जहां पर बहस और मुबाहिसा हो कि उनके मसाइल क्या हैं, जिसमें आप लोग स्टेक होल्डर्स बैठे यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। इस हवाले से बात करेंगे कि जो भी जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनका कितना अहम किरदार होना चाहिए अवेयरनेस पैदा करने में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेशनली भी जस्टिस नहीं मिल रहा। जनरली हमने बात शुरू की अपने ही मुल्क से, बहुत सारी मिसालें दी, बहुत सारी इस्लामिक मिसालें देखी, बातें वाज़ेह करने की कोशिश की। अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए मेरा राइट क्या है, तो ये भी यही मैं कहने वाली थी कि इस्लामिक मिसालें जो हम देते हैं ना वो हम इसीलिए देते हैं कि अवेयरनेस अगर कोई हासिल करना चाहे ना तो बहुत पहले से पैनल डिस्कशन होनी चाहिए, शोज होने चाहिए। अगर कोई ना हासिल करना चाहे तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हुमायूं ने बुशरा ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि अवेयरनेस फैलाना एक काम है, मीडिया का भी मैं समझती हूँ आजकल के दौर में काम है, इसीलिए हम आज का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन हम एक ख़ास ऑडियंस तक ही पहुंच सकते हैं। कितनी ज़्यादा इसके बारे में बात होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे ये दिन क्या है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों है, और ताकि वो जस्टिस की तरफ आना शुरू हो। इसके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। बोलना तो शायद मैं आपको समझ सकती हूँ, एक आम इंसान जो ले पर्सन होगा वो इतना टाइम नहीं निकाल पाएगा कि वो आए और फिर हमारे लेवल को अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आप बोलें, आप करें, तो बहुत सी चीज़ें लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। आप अपने कोलीग्स के साथ, आप अपने ख़ास तौर पे सबऑर्डिनेट्स के साथ जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हमारी काइंडनेस, उनको तक नहीं इट्स ऑल ऑफिशियल, तो आप उनके साथ जब आप अपनी घर की मिसाल कोई शेयर कर रहे हैं बातों बातों में, देखिए कपड़ा जूता आप लोगों ने कहा बात करना अच्छा लगता है, डेफिनेटली मज़ा आता है, हम औरतों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये अपने जनरल इश्यूज़, अपनी डीलिंग्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें तो उसके थ्रू ही कम्युनिकेट हो जाती है। एक बड़ा छोटा सा आसान तरीका हलीमा और मेरे ख्याल में आप दोनों एग्री करेंगी कि अगर हम अपने दीन को अच्छे तरीके से पढ़ ले तो हमें तो सारे राइट्स वहीं से मिल जाएंगे। जो जिस राइट वुमेन राइट का वावेला मचाता है वेस्ट, वो तो वहीं से लिया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। बहन भाइयों का हक कौन कौन सा, किसको कितना देना है, कितनी परसेंटेज देनी है, ये हमारे दीन में लिखा है, वही लॉ इम्प्लीमेंट होता है वेस्ट में जाके। सो आपने देखा होगा, आपको ज्यादा स्टैट्स पता होंगे, बहन भाइयों का डिस्प्यूट सबसे ज्यादा आता है आजकल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि ये मेरी जायदाद दे दी, ये मेरी ले ली।
ये तो अगर आप दीन से ही कर लें और उसका बंटवारा कर दें तो क्या उससे चीज़ें आसान नहीं हो जाएंगी इंसाफ के मामले में? बिल्कुल, आपने ना बहुत ही प्रिसाइज कर दिया चीज़ को, बड़े अच्छे से, खूबसूरती से। और ये चीज़ें ऑलरेडी प्रिसाइज हैं, लेकिन हमारी अपनी नज़र उस तक पहुंच नहीं रही। हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो ये है कि हम लोग किसी के मुंह से सुन लें, अवेयरनेस होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। लेकिन देखें, हमें ये तो पता है हमने खाना खाना है तो हम जिंदा रहेंगे। तो हमें ज़्यादातर लोग नमाज को भी सीखते हैं, कारी साहब आते हैं, या फिर नहीं भी आते तो लोग खुद पढ़ लेते हैं। इसी तरह आप इन चीज़ों को इतनी जनरल प्रैक्टिस में ले आएँ। इल्म हासिल करना कहीं मना नहीं है, तो आप बेसिकली किसी के पास स्पेशल जाकर उससे बात करके सीखें, या आप खुद ट्राई करें कि यार मेरे राइट्स हैं क्या। एक इंसान को ये तो पता है कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया तो कोई तो मकसद होगा, या फिर सोना जागना और दुनिया से चले जाना ये तो इनफ नहीं है। तो अगर एक इंसान खुद क्यूरियस होगा तो वो डेफिनेटली अपने हिस्से के जो काम है ना, जब वो खुद सीखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करेगा ऑटोमेटिकली सी। लेकिन हाँ, अवेयरनेस की कैंपेन्स होनी चाहिए, और वो इसी तरह हो सकती हैं कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं तो चले, मैं और आप आज बात कर रहे हैं और बहुत से लोग हमें सुन भी रहे होंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद और डर के बारे में बात करेंगे हम। बुशरा, एक डर है जो मैं चाहता हूँ, मुझे बस बड़ा अच्छा एक आइडिया था, मेरे कॉन्फ्रेंस में अटेंड की थी तो मैंने कहा था उस डर को ऐसे खत्म किया जा सकता है। मैं हमें कॉलर ले लेते पहले। बिल्कुल जी, कशिफ हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कशिफ। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं तो आप कैसी प्यारा हैं? हूँ हलीमा, ठीक है। मैं आज टिप टॉप मजे में नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने हॉस्पिटल जाना था, मैंने कहा पहले कॉल कर लूं। ओहो, क्यों, क्या हुआ कशिफ? अल्लाह खैर करे। बाकी सब ठीक है घर में? आपकी तबीयत खराब होने से जो आपने वावेला मचाया हुआ घर में वो तो बहुत होगा। नहीं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं ही बीमार हूँ बस। मुझे क्या हुआ क्या? बस मुझे ये पट्ठों का है प्रॉब्लम, पट्ठों का मसला है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जल्द से जल्द। अब कल आपने कॉल करनी है ना तो खुशी की खबर सुनानी है कि आपकी तबीयत ठीक है। वैसे इस उम्र में लगे रहते हैं पट्ठों गोडों के दर्द। वो कैसे? चलो मैं आपसे सवाल संजीदा ही पूछ लेती हूँ आज। आपके मेहमान बड़ी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी कशिफ पूछे। तो इंसाफ की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इंसाफ की बात हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अदालतों या कचहरियों का इंसाफ तो बहुत बड़े लेवल की बात है। हम अपने घरों में इंसाफ कर पाते हैं? मुझे लगता है कि माँ भी बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। हम लोग कहते हैं कि माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। किसी एक बच्चे को हम बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, उसको सारी उसकी जो कोताहियाँ होती हैं वो दरगुजर होती हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा यही करता है तो हम उसको पिन पॉइंट करते हैं। और कुछ मुझे लगता है हम अपने पाकिस्तानी माशरे में एक बंदे को घर में चूज कर लेते हैं और उसको गधा बना लेते हैं और पूरी जिम्मेदारियां उस पर डाल देते हैं, और देखे बगैर कि उसका बेचारे का क्या हाल है क्या नहीं है। तो क्या ये इंसाफ की जो हम बात कर रहे हैं वो एक रोजी पिक्चर मुझे लग रही है, अपने माशरे की नहीं लग रही। बिल्कुल। तो काइंडली बताइएगा मुझे, क्या अब ये छोटे लेवल पे देख लें, हम रेडी वाला है, जब हम उसको पैसे देते हैं उस फ्रूट लेने के लिए वो उसकी मर्जी के देते हैं, लेकिन जब वो फ्रूट डालता है उसमें जरूर गले सड़े डालेगा। तो क्या ये इंसाफ वाला वहीं से बिल्कुल सही कह रही है। शुरुआत वहीं से है, हम सब जो है इसके जिम्मेदार है। बहुत अच्छी बात। बड़े लेवल की करप्शन की हम बात करते हैं, छोटे लेवल पे भी बहुत करप्शन होती है। तो ये मुझे लगता है हर फर्द को अपनी जगह पे रहते हुए उसको इस्लाह की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अपना ख्याल रखना है और जल्दी से सेहतयाब हो जाए। आप हमारी बड़ी प्यारी कॉलर हैं। जो भी हमारे कॉलर्स बात करते हैं और जो भी हम इंसाफ के हवाले से बात करें, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है जो हमारे नबी ने कहा है कि इंसाफ करो और नाप तोल में कमी ना करो। ये ना सिर्फ उन्होंने फरमाया बल्कि कुरान में भी बहुत सारी जगहों पे नाप तोल में कमी करने वालों के बारे में बहुत सारी वईद सुनाई गई है। बहुत सारी चीज़ें उनको बताया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपके साथ क्या क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने वो पढ़ा ही नहीं ना। बिल्कुल। वो तो और हलीमा, ये आज इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे है। एक बात शायद बुशरा आपको अच्छी लगे और आपको भी पसंद आए। एक बैरियर है, एक रेड लाइन है पुलिस स्टेशन जाने में, और क्योंकि वो डरते हैं। हम एक खातून कभी पुलिस स्टेशन जाते क्योंकि कौन थाने कचहरियों के चक्कर लगाएगा, हमें एक डर और खौफ है कचहरी और थानों से। इसको ख़त्म करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत आइडिया था, मैंने पिछले साल, मुझे याद है, मैंने कॉन्फ्रेंस में दिया था और सबने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि एक सेशंस और पैनल डिस्कशन थानों के अंदर होनी चाहिए, कोर्ट्स में होनी चाहिए, ख़वातीन को दावत दी जाए ताकि वो बैरियर जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो बुशरा, इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दिया जाए, वो रेड लाइन ख़त्म कर दी जाए,
तो बहुत चीज़ें आसान नहीं हो जाएंगी। जो लोग डरते हैं कि यार कौन थाने कचहरियों के चक्कर लगाएगा, उससे ये बेहतर नहीं हो जाएगी चीज़ अगर हम ये डिस्कशंस वहाँ पे रखें? देखिए, अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो डेफिनेटली हम लोगों की प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोगों का ताल्लुक पुलिस से और इन सब से रहता है। मैंने लेक्चर्स दिए पुलिस एकेडमी में। उससे पहले मैं भी पुलिस के बारे में, हालांकि उनको जानती हूँ, बहुत से फ्रेंड्स, फैमिली का कोई ना कोई एस्पेक्ट फैमिली कवर करता था, इमेज ऐसा ही कुछ था। लेकिन जब मैंने उनको लेक्चर्स दिए ना, तो द न्यू रिक्रूटर्स, कॉन्स्टेबल्स और इस तरह के लोग, मुझे बड़ा ही नॉर्मल लगे वो लोग। लेकिन मैंने देखा कि शायद वक्त के साथ साथ हम उनको ट्रीट अच्छे से नहीं करते और वो भी हमें बहुत बुरे से ट्रीट कर जाते हैं, वाइस वर्सा जाता है। फिर इसके अलावा ये होता है कि एक फ़ीमेल की अगर आप बात करें तो हम लोग तो बहुत से प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर्स में वैसे ही रहते होते हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल सोचते ही नहीं कि यार अगर वहाँ जाएंगे तो क्या क्या होगा हमारे। और बुशरा, मैं भलीमा, मुल्जिम के लिए बड़ा आसान है थाने जाना, कि उसको आदत बन गई है, उसके लिए डर नहीं है। लेकिन जिसके साथ जुल्म हुआ है और पहली दफा हुआ है, उसके लिए जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। स्टेप लेना, और बहुत से लोग आप यकीन करें कि अपनी कंप्लेंट्स लॉज ही नहीं कराते बिकॉज ऑफ द फियर कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब हमारी ये कंप्लेंट लॉज हो जाएगी, ये मामला आगे चलेगा, तो हमें रिश्तेदारों से क्या रिएक्शन मिलेगा, सोसाइटी से हम तो एक्सपोज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जस्टिस के बारे में, जब भी इंसाफ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे दिल की ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो सामने आना गलियों में चले गए, शुरू हो जाते लोग हैं, नहीं जाते। और पुलिस के बार में हम बहुत थोड़ी सी बात कर सके, एक दफ़ा और कोशिश करेंगे कि पुलिस के हवाले से और ज़्यादा बात कर सकें। इतने बुरे नहीं होते वो लोग, और बाज़ औक़ात वो आपकी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपकी हेल्प करते हैं, आपके घरों तक आते हैं मेक श्योर करने के लिए कि आप लोग सही हैं। तो उनसे भी डरना छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे माशरे का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और गेस्ट और एक और टॉपिक हमारे साथ होगा। कहीं मत जाए, हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कुछ टफ किस्म की बातें कर ली सुबह सुबह, तो फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी बात की जाए जिससे इनर पीस मिले हमें। और इनर पीस, आपने देखा मेरा स्टाइल, इनर पीस मिले जी हमें, और हमारा जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स हो। एक्सरसाइज वगैरह के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन उससे कुछ लोग ये कहते हैं कि फिजिकल एक्सर्शन करने का इतना टाइम नहीं मिलता और घर पे इतनी मशीनें भी नहीं होती, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम आपको। जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं गई हो, किसी गेस्ट में आप हो, तो किसी और गेस्ट ने भी आना हो, अचानक से कोई आए, थोड़ी देर के लिए आप कहते हो ओ भाई, और सबकी टेंशन चली गई हो उस तरफ, और कहते होंगे यार गुड पर्सनालिटी, ग्रेसफुल, मतलब द ऑरा, द ड्रेसिंग, कभी ऐसे हुआ? मतलब मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और किसी और की तरफ सबकी अटेंशन चल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये दिस इज नॉट लिटरली। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड ये बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि जहाँ मैं मौजूद होती हूँ वहाँ पे शुरू में अगर कोई और किसी की तरफ देख भी रहे होते हैं तो एंड में क्या होता है कि सारे जो है ना मेरी तरफ देख के बातें करने लग जाते हैं। अच्छा, तो मैं आप हस्बैंड और माँ को निकाला करें बीच में, क्योंकि वो दोनों की मजबूरी होती है तारीफ करने की। माँ और हस्बैंड की मजबूरी होती है तारीफ करने की। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मैं एक गुड लिसनर हूँ, और मैं जब भी कोई स्टोरी सुना रहा होता है, कुछ सुना रहा होता है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से उनकी स्टोरी जो है वो सुनती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से भी थोड़ी आदत पड़ जाती है ना लोगों की बात। बट यकीन माने, आज जो जिन गेस्ट को आप यकीनन इंट्रोड्यूस कराएंगी, जब वो एंटर हुई, पहले हम लोग कोई पिक्चर लेते हैं, जब दूसरा गेस्ट जाता है, पहला गेस्ट जो होता है वो जाने लगता है, तो हम तस्वीर लेते हैं, हम पोस्ट करते हैं। तो हम पोस्ट करते हैं, बड़ा कम होता है कि हम किसी को एंटर हो देखते हैं। तो मेरा हलीमा दोनों देखे थे, मैंने कहा यार गुड ग्रेसफुल पर्सनालिटी। मैं तो उनसे पहले से मिल चुकी हूँ, हुमायूं पहली दफा मिल रहे थे, तो उस वजह से भी हुमायूं को ज्यादा वो अच्छी लगी, और माशाल्लाह से उनका ड्रेसिंग स्टाइल और वो सारी चीजें भी ऐसी थी कि अभी तक बैग भी हुमायूं ने जो है ना उनका उनसे मांग लिए कि मुझे इतना अच्छा लगा कि आप मुझे दे दे। अब इतनी मैंने तारीफें कर दी है, तो अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवा भी देती हूँ। योगा कराती हैं जी, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और योगा एक्सपर्ट इस तरह से हैं कि अगर आपको पर्सनल योगा ट्रेनर चाहिए तो वो भी कर सकती हैं, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर, हाँ पर्सनल ट्रेनर हैं जी। हुमे वसीम है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम हुमे, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप लोग भी बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताती हैं, आप इतना अच्छा तैयार कराएंगी तो हम थोड़ा
सा और हिम्मत करते, हम और डिजाइनर्स को कॉल करते, क्या जरूरत है, हम थोड़े और डिजाइनर्स को कॉल करते कि यार कोई अच्छे कपड़े हैं हमें दो, हमने मुकाबला करना है। You guys are looking amazing. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें जहाँ तक बात हो रही है आपकी पर्सनल मेंटल हेल्थ की, उसमें योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम योगा फिजिकली फिट रहने के लिए नहीं करते, मेंटली फिट रहने के लिए करते हैं। तो योगा कितना पार्ट प्ले करता है मेंटल आपको फिट रखने में? योगा बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि पर्सनली भी अगर मैं देखूं तो मुझे एक ज़माने में एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ था, तो मैंने 2-3 क्लासेस ली और उसके बाद बिल्कुल मेरी एंग्जाइटी जो थी चली गई, ऑलमोस्ट, या बिल्कुल गायब। क्योंकि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है। बहुत से हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वी आर नॉट ब्रीदिंग राइट, यानी कि हम लोग बहुत शैलो ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा हार्ट रेट भी तेज़ होगा, हार्ट रेट जब तेज़ होगा तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगी, ठीक है। तो अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी तो आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ जाए। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी हमें अगर बात की जाए, मैं अनीक हैदर, मेरे एक दोस्त है, जब मैं बता रहा था कि वो अब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई। उन्होंने कहा आपने अपना इनहेल और एक्सहेल का जो टेम्पो है ना वो भी बना के रखना है एक्सरसाइज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यकीनन आपको देख के लगता है कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ी इनटू हैं, तो आप एक्सरसाइज भी करती होंगी, तो क्या, क्योंकि अब तो यकीनन घर में भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये ब्रीदिंग सिस्टम जो है ये ज़रूरी है, अगर है तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एनर्जी एक तो एयर ऑक्सीजन से मिलेगी, ठीक है। दूसरा, हमारे जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम ब्रीद करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, ज़रूरी ये है कि इनहेल, कोई रूल है कि आपने इनहेल नाक से करना है और एक्सहेल मुंह से करना है, ये कोई थंब रूल है कि आपने इस तरह करना है? क्या अक्सर मुंह से ही एक्सहेल भी कर रहे होते हैं और इनहेल भी कर रहे होते हैं? नहीं, ये बहुत गलत है, हमें नोज ब्रीदिंग करनी चाहिए। लेकिन कुछ हैं, लाइक योगा में बहुत डिफरेंट किस्म की ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग है, तो एक ये भी है जो आप बता रहे हैं। अगर कोई, अगर आप, हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि हमें कोई ऐसी छोटी सी एक्सरसाइज जो आप अभी यहाँ पे हमें करा सकें ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे करना है। ब्रीदिंग की कर सकते हैं? एक तो बेसिक है डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, ठीक है। वो बेसिकली, अब मैं हाथ तो नहीं रख सकती, लेकिन आपने इनहेल जो है नोज से करना है थ्रू योर, एंड यू हैव टू फिल अप योर बेली, यानी कि जब आप इनहेल करें आपका पेट बाहर निकलना ठीक है, जब आप एक्सहेल करें तो वापस अंदर जाना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, नॉर्मल में जाए अंदर या पूरा अंदर पीछे बैक तक लेकर जाना है? पूरा। सो यू हैव टू थिंक ऑफ योर बेली लाइक अ बलून, जब उसमें एयर फिल होगी तो बड़ा होगा, जब कम होगी तो ठीक है। ओके, 1 2 3। सो इनहेल, fill up your belly, make it rise. Exhale, make your belly drop. Inhale, make your belly rise. Exhale, make it drop. What's next? अच्छा, ये एक सिंपल ब्रीदिंग थी, आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरी एक और है ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल, उसमें आपने क्या करना है, 2 फिंगर्स को यहाँ रखना है बिटवीन योर आईब्रोज, पिंकी फिंगर और थंब, राइट हैंड, ठीक है, ठीक है। अब आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे अपनी पिंकी फिंगर से, ठीक है। इनहेल करेंगे, ये दोनों उंगलियां ऊपर माथे पे, एक जो है एक छोटी उंगली से नॉस्ट्रल को बंद करना है, पिंकी से नहीं बंद करना, थंब से बंद करना है पहले वाला। जी नहीं, बेसिकली आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है, ठीक है। वो बेशक आपका लेफ्ट से, आपने मुझे सीधा हाथ कहा था यार, कोई भी कर ले। अभी आप राइट कर रहे हो बंद यार, ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है। नहीं, राइट हैंड से शुरू करना है हलीमा। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, वो राइट नॉस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करें। ओके, लेफ्ट बंद करें। ओके 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 ओके। ओके, नाउ यू विल इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रल। ओके, अंदर सांस खींचे, अपनी अंदर राइट सांस खींचे, ठीक है। ब्लॉक करें राइट नॉस्ट्रल को, एक्सहेल करें लेफ्ट से। अब इनहेल करें लेफ्ट से, ब्लॉक करें, एक्सहेल करें राइट से। मैं दोबारा बता सबको, एक नाक की जो नथनी है वो आपने बंद करनी है और दूसरी से निकालना है, तो इस तरह करने से। अब दूसरी से निकालें। ये आंखें बंद करके होता है, और आपका जो आंखें बंद होगी आपकी फोकस होगी ब्रेथ पे, यानी कि आपने विजुअलाइज करना है कि सांस एक नाक से अंदर जा रही है और दूसरी से बाहर निकल। इससे क्या होगा? आप करेंगे तो पता चलेगा।
हल्की फुल्की सी नींद आ रही है जी। तो एक तो रिलैक्सेशन ऑब्वियस है, दूसरा ये कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है, एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट, ठीक है। तो उन दोनों में बैलेंस आ जाता है, यानी कि बराबरी आ जाती है। ओके और उससे क्या होगा? बराबरी आती है कि आप बैलेंस, मतलब जो एंजाइटी और डिप्रेशन और सारा आपका दिमाग रिलैक्स की वजह से होती है। अच्छा, हमें लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जितना पसीना आएगा उतना हमारा वर्कआउट बेहतर होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पसीने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल पसीना आता ही नहीं है, ब्रीदिंग का ताल्लुक है। जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकालेंगे उतना ही आपके ऊपर आपका जो वर्कआउट है वो असरअंदाज होगा। तो ये बात कितनी हद तक सही है? अब एक्सरसाइजेज में भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम जज करते हैं कि एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी कि नहीं। पसीना एक है, जैसे पसीना जब आएगा तो ज़ाहिर आपका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी होगा, फैट बर्न हो। हाँ, फैट बर्निंग। तो एक जैसे योगा की फॉर्म है जिसमें हॉट योगा जिसे कहते हैं, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, तो उसमें डिटॉक्स होती है आपकी बॉडी। वो हॉट योगा कैसे होता है? उसमें क्या चीज़ होती है जिससे आपको पसीना आता है? उसको बिक्रम योगा भी कहते हैं। बेसिकली उसमें एक कमरा होता है जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 35 to 40 डिग्रीज इस तरह होता है। पाकिस्तान में तो नहीं होता, हम तो वैसी गर्मी में रहते हैं, लेकिन ये वेस्ट में होता है। हम तो वैसे ही कमरों में शुरू करते तो वही नहीं, हमारे तो कमरों का वैसे भी टेम्परेचर नहीं, हम हॉट योगा ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं क्योंकि आपको लाइट हेडेडनेस हो सकती है। जिन लोगों को बीपी है वो उनका शूट कर सकता है। अच्छा, तो वो हर एक के लिए रिकमेंडेड। अच्छा हुमा, मुझे एक चीज़ बड़ी होती है कि एक्सरसाइज के लिए भी, योगा के लिए भी दिमाग, दिल और मसल का कनेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, और मैंने ये देखा है कि अगर आप उस मसल को दिमागी तौर पे फील करें तो आपको पंप भी महसूस होता है। तो कितना ज़रूरी है दिमाग और मसल का कनेक्शन? बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब आप फील करते हैं तो आपको वो पेन महसूस होती है, और वो पेन ज़रूरी है ताकि आपका मसल डेवलप हो, ठीक है। अगर आप जो है अगर आप फील नहीं करें तो उसका मतलब है आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपका कोई और मसल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हमें योगा के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम भी है कि इस टाइम पे करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से असरअंदाज होगा आपकी बॉडी पे, या आपको जो टाइम पसंद है, या जो टाइम आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है, उस टाइम आप कर लें तो सही है? भी है कि खाना नहीं खाना है, थोड़ा खाना है, या जूस पी लें, पानी पी लें, या साथ पानी रखें, तो वो क्या स्ट्रैटेजीज है? हाँ, पहले टाइम की अगर बात करें तो यूजुअली ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है, या इवनिंग में करते हैं, क्योंकि इन 2 टाइम से एक तो लोग फ्री भी होते हैं आफ्टर वर्क या सुबह सुबह, और दूसरा ये है कि बहुत लेट नाइट ना करें। और एज़ फार एज़ आपने जो कहा खाने की बात है, तो 2 घंटे पहले आपने खाना होता है हैवी मील, ठीक है। लाइट मील आप लाइक जस्ट एन एप्पल या सेब या थोड़े से आलमंड्स आप आधे घंटे पहले भी खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब 2 घंटे की ब्रेक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फौरन खाने के बाद आप करना शुरू कर दें। क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एनर्जीज फिर खाने को डाइजेस्ट करने में जानी चाहिए, ना कि हमारी एक्सरसाइज पे जाएं। तो हमारा सिस्टम फिर आउट ऑफ बैलेंस। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक अब टर्म्स जो है हर किसी को पता लगना शुरू हो, क्योंकि हर कोई फील करता है। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे मुल्क की, जिस 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 जगह में हम रह रहे हैं, आपको रोड रेज भी है, आप गाड़ी चलाते हुए भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर्स भी हमारे इस तरह के हैं, और घर के हालात भी लोगों के ऐसे हो गए। तो डिप्रेशन, एंजाइटी एक बड़ा अहम चीज़ है जिसको अवॉइड करना हम चाहते हैं, और यकीनन हम साउथ एशियन चाहते हैं सस्ते में ठीक हो जाए, तो योगा से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या योगा एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म कर सकता है? अगर कर सकता है तो कोई 3, 4, 5 पोजेस ऐसे हैं जो आप हमें इधर बैठे बैठे बता सकें, जो हम उस पर अमल कर ले तो डेली का योगा आपका हो जाएगा, हफ्ते ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं? जी, पोजेस हैं, और अब तो इतनी फ्री रिसोर्सेज भी हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपको फ्री में सिखाएंगे, और आप बिल्कुल बिगिनर से सीख सकते हैं। तो उसमें एक तो ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, फिर हम करते हैं बटरफ्लाई पोज, ठीक है। ये आपकी हिप्स और लेग्स के लिए होता है, आप ज़मीन पे बैठ के करते हैं। आजकल बहुत से लोगों को ज़मीन पे बैठने की आदत नहीं है, वो जब बैठते हैं तो पता चलता है कि कितनी इस तरह गोडे ऊपर होते हैं, गोडे ऊपर होते हैं, बैक ऐसे होती है उनकी। तो एक और पोज है जैसे काउ फेस पोज जिसको कहते हैं, उसमें आपका एक आर्म ऐसे पीछे होता है और दूसरा ऐसे नीचे। ओके, ठीक है। उससे पता चलता है कि आपकी स्पाइन कितनी तो आपको हाथ पकड़ने होते दोनों एक दूसरे के साथ?
अगर आपकी फिंगर्स टच यूं करके आपने पकड़ने होते हैं ना? हाँ, शुरू में तो खैर नहीं होते, ग्रेजुअली होते हैं, अगर लेकिन आपके हाथ टच कर रहे हैं, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल टच है, सही है जिंदगी। आप तो करते हैं माशाल्लाह। चलो जिंदगी आसान है, आसान हो। अच्छा एक चीज़ आपने मुझे साथ साथ बतानी है, कपाल भाटी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने रिसेंटली सीखी थी, जो कि मैं करना शुरू हूँ, उससे मुझे ब्रीदिंग मेरी बड़ी बेहतर हुई है। तो आप कपाल भाटी करती हैं, अगर वो करती भी हैं उसका कितना फ़ायदा, और मैं थोड़ा सा करके भी मैं आपके साथ करूँगा, मुझे तो थोड़ी सी आदत भी। कपाल भाटी में बेसिकली आप थोड़ा सा इनहेल करते हैं और आप एक्सहेल बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा ये मैं नहीं करता, मैं इनहेल भी प्रॉपर कर रहा था और एक्सहेल भी प्रॉपर पूरा कर रहा था। नहीं, इनहेल थोड़ा करना है। इनहेल आपने नहीं करना, आपने एक्सहेल करना है, वो आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और आपने जैसे जैसे एक्सहेल करना है वैसे वैसे अपने पेट को अंदर करते जाना है, जो लाइक अ पंप। और इनहेल ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। हाँ, क्योंकि नाक तो खुली है आपकी। शुरू में मुझे भी डर लगता था कि मैं बेहोश ना हो जाऊं, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, लेकिन आपकी नाक खुली है तो ऑक्सीजन वैसे ही मैं आपके सामने करूँ, आप देख सकती हैं ठीक कर रहा हूँ? जी जी, मैं अगर जी ज़रूर करके। ये आप पेट पे हाथ रखते होते हैं, मुझे बताइएगा, और आपने नाक की नथनियों से सांस बाहर खींचते हुए पेट को अंदर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, सही कर रहा हूँ मैं आजकल? ठीक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि लेकिन इसमें ये है कि आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आप 20s में हैं तो आप फास्ट कर सकते हैं, 30s में थोड़ा स्लो, 40s में तो उससे भी ज़्यादा स्लो। तो यानी मैं फास्ट कर सकता हूँ, आप उससे भी ज़्यादा स्लो पे हैं। मेरा ख्याल है आपका वो वाला स्टेज आ गया जिसमें आप बहुत स्लो कर सकती हैं अलीमा। अच्छा ठीक है, मैं मेरे ख्याल से करना ही छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करी, क्या करूँ? ये वैसे तकाजा तो उम्र का यही कहता है। यही तकाजा कहता है, सही कह रहे हैं हम। अच्छा, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड हैं, और कुछ जिससे आपने कहा कि हमें खुद भी फियर हो जाता है, जिससे आप कह रही हैं कि मुझे डर लगता था मैं बेहोशी ना हो जाऊं क्योंकि मैं इनहेल नहीं कर रही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग अटैच भी कर देते हैं योगा के साथ और एक्सरसाइज के साथ, कि मसल पुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंजरी जब आएगी तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, फिर आप बेड पे चले जाएंगे, और इस एज में नहीं करना चाहिए, फलां एज में करना चाहिए। कोई आपने इस फील्ड के साथ अटैच होने के बाद ये चीज़ें देखी कि इनमें से कोई भी चीज़ सही है या ये सारी की सारी मिथ्स गलत है? हमारे मुल्क में वैसे भी लोग हर नई चीज़ से थोड़ा डरते हैं, ठीक है, तो थोड़े लेवल पे फियर होना हेल्दी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का मामला है, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई मसला हो जाए तो वो उससे बुरी कोई बात नहीं है। तो उसमें ये है कि आप सर्टिफाइड टीचर के पास जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। कोई भी उठ के कुछ भी शुरू कर सकता है, कभी भी किसी वक्त भी शुरू कर सकता है। जी, बोर्ड भी लगा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत से टीचर्स हैं जो सर्टिफाइड नहीं है और वो करवा रहे हैं। गलत प्रैक्टिसेस भी की हैं मैंने शुरू में, लेकिन जब मैंने जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई, सर्टिफिकेशन भी आ गई, तो बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। जैसे एक ट्री पोज है, उसमें जब आप एक टांग पे खड़े होते हैं तो दूसरी टांग आपके काफ मसल पे हो या थाई पे हो, ठीक है, वो आपके नी पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप नी पे अपने फुट को रखेंगे तो आपकी जो बोन होती है, इसको पटेला कहते हैं, वो साइड पे जा सकती है, ठीक है, ओवर टाइम। तो खतरा होता है उसके साइड पे जाने का। इशू कर या तो आपने उसको अपने थाई पे रखना है या काफ पे रखना। बिल्कुल, वो जो ऐसे करके आप करते हो, हाँ है ना, और इस तरह आप टांग रखते हो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये लोग बहुत से लोग गलत कर रहे होते हैं इस वाले पोज को। अच्छा, इसलिए भी आपको लगता है कि गलत कर रहे होते हैं? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि शायद वो उन्होंने किसी से पर्सनली नहीं सीखा होता, यूट्यूब से सीखा होता है, क्योंकि हम भी जब बहुत सारी एक्सरसाइजेस किया करते थे तो वैसे ही कर लेते थे, अच्छा फलाने ने ऐसे की हुई है तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। लेकिन एक कुछ बार पता लगा कि पोस्चर्स सही ना होने की वजह से भी बहुत सारे दर्द आपको निकलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये वजह भी होती है कि यूट्यूब से देखा और कर लिया? हाँ, ये भी होती है, और लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी टीचर्स हैं जो आपको बहुत एग्जैक्ट गहराई में जाके बताते हैं, और आपको उन टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। सही सही सही। हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे, आप कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको एक बार फिर, और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है मैं बताकर चलूँ मैं आपको, मेरे साथ दो गॉर्जियस खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। पहली दफा हुमायूं के मुंह से ये बात देखी बिल्कुल है ना? एक जो है हुम्मे हैं और दूसरी हमारी प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों। आप अपना तो नहीं समझ रही थी मैं आपकी नहीं बात कर रहा था, मैं तो प्रोड्यूसर। अच्छा आप भी ठीक ही हैं। नहीं वो दोनों यकीनन मेरे से ज्यादा खूबसूरत हैं। आपने सही आप भी खूबसूरत हैं, इंतखाब किया है। ये तो औरतों को लड़ाने वाली बात है भाई, सब खूबसूरत हैं। नहीं हलीमा तो बहुत खूबसूरत है अपनी अम्मी और अपने शौहर के लिए। आपकी तरफ आते हैं। अच्छा हुम्मे आपने हमें बताना है जो इम्पोर्टेंट बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो मेरे जहन में स्टार्ट से थी, मैंने कहा था मैं पूछूंगा जब मेरे पास मौका आएगा। हुम्मे आपने कहा कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर हुआ एक टाइम पे, जब आप यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी कभी कभी हालात ऐसे होते कभी कभी नहीं होते, फिर भी आपको एंजाइटी होती है, कभी वजह नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी उस वक्त और आपकी पर्सनैलिटी अब यकीनन ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैं चाहता हूँ ये मिसाल जब लोग सुनते हैं तब उनको योगा की अहमियत का अंदाज़ा होता है। कहते हैं पोजेस तो सिखा दिए, क्यों करने जी, क्या स्ट्रेच होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, बस दैट्स इट, ज़रूरी नहीं है। कितना अहम है कि आप अभी बड़ी पॉइस है, आप काम हैं, आप सेटल्ड हैं, आपको शायद अभी कोई भी बात इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करती। तो क्या ये सारा योगा की वजह से? पहले हुम्मे क्या थी उस वक्त और अब क्या है, तो ये ज़रा डिटेल में हमें बताइएगा। हाँ, आपने जैसे कहा कि हम लोग रहते अभी एक टाइम ऑफ एंजाइटी में, यानी कि वक्त ही कुछ ऐसा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग इंस्टा पे जाते हैं, दूसरे की ज़िंदगी देख के हमें लगता है हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो ये टाइम ही ऐसा है। और तब पाकिस्तान के हालात भी बहुत ही ऐसे थे, टेररिज्म बहुत ज़्यादा था जब जिस ज़माने में मुझे हुई थी एंजाइटी डिसऑर्डर। तो तब मैं डरती थी नए एक्सपीरियंसेस से, रिस्क्स नहीं लेती थी, लोगों को ट्रस्ट नहीं करती थी। और लाइक जब आपका करेज कम होता है, जब आप बहादुर नहीं होते, आपकी ज़िंदगी भी श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंट हो गई हूँ। अब मैं ट्रैवल भी अकेले कर लेती हूँ, मुझे ये नहीं ज़रूरत फील होती कि रेस्टोरेंट जाना है या मूवी देखनी है तो साथ कोई फ्रेंड हो, मैं अकेली भी चली जाती हूँ। अच्छा ये आप कहते बहुत हिम्मत वाला इंसान होता है जो अकेले खाना खा सकता है। कुछ कामों की लिस्ट होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप इतने साल के होने से पहले ये काम अगर कर लें तो आप इस जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और उनमें एक ये भी है कि आप मूवी अकेले देखने जाएं, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। बहुत फर्क है आपकी उस वाली पर्सनैलिटी और अभी वाली पर्सनैलिटी में। ये तो मेरे फ्रेंड्स ही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन हाँ जैसे आपने कहा मुझे अच्छा फील होता है और अब मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेती। आप काम भी है पहले से कोई अगर सैडनेस हो रही है जो कि होती है हर एक को, तो मैं योगा कर लेती हूँ, फिर मुझे बेहतर फील होने लग जाता है। अच्छा हमें आपने अब जल्दी से क्या करना है, 2-3 ऐसे पोस्ट बताने हैं जो बैठे बैठे लोग कर सकें, क्योंकि लोगों के जो ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो बैठे रहना होता है फिर वो थक भी जाते हैं और उन्हें होता है कि बैठे बैठे कुछ ऐसे पोज हो। तो आप जल्दी से अगर हमें कुछ बता सकें। अच्छा, एक तो है सीटेड कैट काउज, उसमें आपने थोड़ा सा आगे होके बैठना है चेयर से। ठीक है, हो गए। दूसरा आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। तो आप हाथ अपने वेस्ट पे रख लेंगे, ठीक है, शोल्डर्स पीछे। ठीक है, जब आप इनहेल करेंगे तो आपने अपने चेस्ट को पूरा बाहर निकालना है इनहेल करते हुए। हाँ, और गर्दन को ऊपर करना है। एक्सहेल करते हुए बाजू को आगे लाएं, पीछे से चेस्ट को राउंड करें, आगे से कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, फिर अगेन इनहेल ऊपर देखते हुए, एक्सहेल नीचे देखते हुए। हमें कितनी देर कर सकते हैं ये? नहीं, अब आपने एक्सहेल भी करना है। ठीक है, नहीं मतलब अच्छा कितनी देर? हाँ, ये 1 मिनट कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा करना है, मुझे मजा आ रहा है थोड़ा सा। हाँ अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने पूछा था टाइम। इनहेल किया, मैंने सांस अंदर खींची और जब मैं नीचे झुका मैंने सांस बाहर निकाली। शुरू में 30 सेकंड्स कर लें, फिर उन्होंने कहा अगला अच्छा जी, अगला पोज 30 सेकंड शुरू में कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, 1 मिनट तक कर लें। अच्छा अब अगला अच्छा, एक है नेक का। ठीक है, नेक कर्ल्स उसे कहते हैं। आपने चिन को नीचे लाना है चेस्ट की तरफ और सर को पूरा स्लोली रोटेट करना है। यार ये वाहिद है जिसमें मुझे दर्द हुआ है, पता है, पागल से लगेंगे। अगर आपको दर्द हुआ इसका मतलब है आप एक ही जगह पे ज्यादा देखते। ओहो हो, अच्छा हुआ है ना हलीमा, दर्द हुआ है ना? मुझे नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसको अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसी हैं आप बताती हैं? एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे इसको। अस्मा कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम। वैसे योगा के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप बोलती रहें, कंसंट्रेशन जरूरी होती है। हमारी मजबूरी है मल्टीटास्किंग करना। मैं तो बताता हूँ, हम इसलिए कॉल उठा रहे हैं, हमारी सांसें आप तो इनहेल और एक्सहेल जरूरी है, तो इसलिए हम कॉल उठा लेते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन जरूरी होता है योगा के अंदर, वरना वो आपको नुकसान दे देता है। बिल्कुल सही कह रही है। कैसी तबीयत आपकी? आई एम वेरी फाइन। मैं आज कराची से आ रही हूँ लाहौर के लिए। लाहौर इस्लामाबाद मरी, आज की मेरी फ्लाइट है 6 बजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आए जी आए, बड़ी जबरदस्त बात है। बहुत अच्छा है, मैं कल गया था, बहुत अच्छा है, फिट। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछली कॉल में बताया था ना, मैं कराची से आ रही हूँ। जी बताया था आपने। 6 बजे की फ्लाइट है मेरी। आम लाई हैं आप साथ में? सिंधी आम, सिंधड़ी आम लाई हमारे लिए? आपके लिए मैं आ रही हूँ, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये भी है, लेकिन उससे बड़ी बात होती है अगर आप आम भी लेकर आती तो। नहीं, आम यहाँ से भी मिल जाते हैं, हमारी जरा बाहर निकले। आम खाओगी? आम खाए हुए मैंने। मैं सिंधड़ी आम नहीं खाती। जी क्या सवाल? सवाल नहीं, योगा के बारे में बताना चाह रही थी कि जी। मैं भी एक योगिस्ट हूँ और मैं पिछले 10 साल से योगा कर रही हूँ। कराची में मैंने ज्वाइन कर रखा है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी आपने न्यूज़ बताई है। इसका मतलब है जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं लोग उनको परस्यू करना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए, मैं योगा के बारे में एक चीज बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कि हम यूट्यूब पे देख के बहुत कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, बिल्ली ने सब कुछ सिखाया शेर को, लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। सही है। तो इसी तरह योगा आप लोग यूट्यूब से देख के कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज ब्रीथिंग होती है। जिसने ब्रीथिंग सीख ली उसने सब कुछ सीख लिया। ब्रीथ बहुत जरूरी होता है इसमें, ठीक है? अस्मा, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कौन सी ऐसी जगह पे बैठी हुई हैं कि पीछे से कोयल की बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है? मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ, मैंने बैग का दरवाजा खोल दिया और वहाँ पे कोयल बैठी है। बहुत खूबसूरत। हाँ, कोयल की आवाज आ रही है। माशाल्लाह। वाह, कोयल को मोहब्बत होगी आपसे, देखें चेक करें आप, आवाजें लगा मुझे सबसे है। खैर बात सुन। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, योगा मैं अपने बारे में पर्सनल बता रही हूँ कि लोग योगा को कुछ समझते नहीं हैं। योगा एक्चुअली जब आप पॉजिटिव माइंड हो जाते हैं, आपको किसी की बात बुरी नहीं लग रही होती बिल्कुल भी। आप जो हैं, आपका बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे फूल जैसी, बिल्कुल लाइट बॉडी हो जाती है। लेकिन जब आप योगा स्टार्ट करते हैं उस वक्त कुछ लड़कियां या लड़के भाग जाते हैं हमारे जिम से, क्योंकि एक हफ्ते तक उन्हें बेइंतहा शदीद पेन बर्दाश्त करना पड़ता है और वो पेनाडोल भी खाएंगे, ये भी मुख्तलिफ चीजें खाने लग जाते हैं और वो समझते हैं योगा बहुत तकलीफ देता है। लेकिन जब आपके मसल्स जो हैं वो आपके मसल्स सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो उस वक्त उसके बाद फिर आपको मैंने जिंदगी में सब कुछ किया। मैं सिर्फ योगा नहीं करती थी, मेरी फ्रेंड्स कहती थी तुम योगा, मैं समझती थी सबसे दुनिया की बेकार चीज है। लेकिन जब मैंने योगा करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि योगा, यार मैंने तो कितना टाइम जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। मैंने तो वेस्ट कर दिया टाइम को। तो इसके अंदर जी इसके बेनिफिट्स होते हैं। लोग आपके चैनल के थ्रू गांव में भी सुन रहे होंगे, गांव की खवातीन भी सुन रहे होंगे। मकसद ही यही होता है हमारा आसमा कि हम उन तक पहुंचाएं जिन तक रसाई नहीं है। और आज आपने ये बात कहकर उस पर ठप्पा लगा दिया है कि यकीनन ये ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपका सफर अल्लाह ताला आसान करे। उन्होंने एक बात खैरियत से आए और खैरियत से जाएं, क्योंकि इंसान अगर ट्रैवलिंग पे आया हुआ हो और फिर वो खराब मतलब तबीयत खराब हो जाए ना, तो फिर सारा सफर ही खराब हो जाता है। और हमें उन्होंने जो बात की कि शुरू में जो है वो आपको बड़ा दर्द होता है, उससे यकीनन आपने भी ये बात की। आपने आज बहुत सारी जो गुत्थियां थी ना वो सुलझा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा मजा आया। आज जो आपने जो बटरफ्लाई वाला, ये बटरफ्लाई था ना? नहीं, कैट काउ यार ये बहुत बेहतरीन था। और मैंने जो गर्दन वाला पोज है वो मैंने राइट आफ्टर दिस शो करना है, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा सा सुकून मिला है। उसकी रीजन है ना, क्योंकि हम लोग हर वक्त सिर्फ सामने देख रहे हैं या हमारी गर्दन यूं है या हमारी गर्दन यूं है, क्योंकि हम लोग फोन पे देख रहे हैं। ज्यादा इनका हेड टिल्टेड है आपसे। अच्छा, हाँ, क्योंकि जाहिर है आप टेढ़ा होके देख। हाँ, मुझे टेढ़ा, ये मुझे मेरे साथ है जाती है। आप इस पे कुछ करेंगी, कोई कैमरा आपके सामने, आप कुछ कहना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अपील करें हुमायूं के लिए, आपको उधर सामने बैठना पड़ेगा, लेकिन आप नजर नहीं आएंगे। और यही हलीमा चाहती है। फिर हम आपको, आप ये चाह रहे हैं हम आपको फ्रेम से बाहर निकाल दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आप कर सकते हैं, अपनी चेयर भी अगर टिल्ट कर लेना तो फिर आपकी पूरी बॉडी जो है वो पोस्चर चले। ये जरूर करेंगे। और ये बड़ी चीजें बड़ी अहम है कि बड़ी फर्क पड़ती है उससे आपके पोस्चर्स में। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे और आप ऐसे ही फिट
और तरोतवाना रहें और जब भी आप आएँ तो इस तरह आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव ही रहे। इंशाल्लाह ताला आपका भी ऑरा इंशाल्लाह ताला इस तरह पॉजिटिव रहेगा अगर आप हलीमा और हुमायूं की बातें इसी तरह कान खोल के सुनते रहेंगे। इस तरह ही आपको नए गेस्टों से मिलवाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको 9 से 11 जो है ना और लाइव जीले ज़रा ज़रूर देखना ताकि हम भी जी लें और आप भी एक साथ जिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मुलाकात होगी। हलीमा और हुमायूं को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।